चलो मेरी बात सुनो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस तक रिवाइज कर लिया था। आज का जो रिवीजन होगा वो सेक्शन 34 से 42 तक चलेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट तक अपन पूरा कवर करेंगे, जिसमें एक 42 ही बड़ा आएगा, बाकी सब छोटे हैं। रेड हियरिंग तक रिवाइज कर लिया था। एक बार इससे कहा है कि सर रेड हियरिंग की टेक्स्ट को भी रीड कर लो। मैंने तुम्हें कहा था रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है। ये एक तरीके से ट्रेलर होता है जहां हम प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं जिसमें हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखते। दो इंफॉर्मेशन तो हम छुपाते ही छुपाते हैं, एक तो क्वांटिटी, एक प्राइस। जैसे कोई भी मूवी के ट्रेलर में दो चीजें तो हमेशा छुपाई जाएगी, एक उसकी स्टोरी, एक उसका क्लाइमैक्स। ठीक है, एक अच्छा ट्रेलर क्या होता है, जो क्लाइमैक्स तो नहीं बताया कम से कम कि मूवी में क्या, अंत में क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन उसका सब्जेक्ट वगैरह बता देते हैं। ऐसे ही इसमें क्लाइमैक्स क्या हुआ, प्राइस, कि वो सिक्योरिटी कितने की है, क्वांटिटी, ये चीज तो छुपानी ही छुपानी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में। और इसको मैंने कहा था बुक बिडिंग प्रोसेस बोलते हैं। पैसा आ जाने दो पूरा, उसके बाद जितना पैसा आएगा और जितनी सिक्योरिटी हमें इशू करनी है, क्वांटिटी और प्राइस बाद में डिसाइड करेंगे, बाकी सब पहले डिसाइड कर लो। ये सब चीजें होती है। तो देखो एक बार रीड कर रहा हूं मैं। डेवलपमेंट टेक प्लेस इन फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ द टाइमिंग ऑफ द इशू, book bidding process of the issue are facilitated by the concept of red herring prospectus. Red herring prospectus से हम इस कंसेप्ट को अंजाम देते हैं जिसका नाम है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब क्या होता है इसमें, रीड कर रहा हूं मैं, अंडरलाइन तो हो ही रखा है तुम्हारा, बस रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर में इशू अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। आप मेन प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले क्या इशू कर सकते हो, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। क्या इशू कर सकते हो, company proposing to issue a red herring prospectus, file it with registrar at least 3 days prior to opening of subscription. सब्सक्रिप्शन लिस्ट खुलने के कम से कम 3 दिन पहले। बेटा कम से कम 3 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी दिन पहले। जैसे मूवी का ट्रेलर मूवी के पहले ही आएगा ना, लेकिन कितने भी पहले आ सकता है। ठीक है, तो कल जैसे बताया आपको जवान का ट्रेलर अभी थोड़े दिन पहले ही आया है और आज आएगी 7-8 दिन पहले ही आया है। कुछ मूवी के ट्रेलर 1 महीने पहले भी आ जाते हैं। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सब्सक्रिप्शन लिस्ट खुलने के 3 दिन पहले आएगा एटलीस्ट। आप एटलीस्ट है, नॉट मोर देन नहीं है, एटलीस्ट है। तो 7 दिन पहले भी आ सकता है, 10 दिन पहले भी और 15 दिन पहले भी। आगे, a red hearing prospectus carry the same obligation as prospectus. रेड हियरिंग में भी वही होगा जो प्रोस्पेक्टस में होता है, और इसमें वेरिएशंस जो है, वेरिएशंस कौन सी होगी, जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में थी, मतलब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं थी और प्रोस्पेक्टस में है। अब आप जब प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तो उसमें वो बातें लिखी हुई है, रेड हियरिंग में नहीं लिखी हुई थी, तो वो दोनों को आपको हाईलाइट मार्क करना पड़ेगा। क्या मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा क्या बोलते हैं, जिससे लोगों का बोल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन जाए उसकी तरफ, उन्हें पता चले कि ये बात रेड हियरिंग में नहीं थी और ये बात प्रोस्पेक्टस में। देखो, any variation between red herring prospectus and a prospectus shall be highlighted as a variation. Now upon the closing of the issue, सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होने के बाद प्रोस्पेक्टस में हम बताएंगे कि टोटल कितनी कैपिटल रेज हुई, डेब्ट से और शेयर कैपिटल से, और क्लोजिंग प्राइस क्या होगा सिक्योरिटी का। तो जो दो चीजें हमने छुपा रखी थी वो बात अब हम किस में फाइल करेंगे, प्रोस्पेक्टस में। क्या, कितना कैपिटल रेज हुआ, डेब्ट से कितना, शेयर से कितना, और क्लोजिंग प्राइस अब कितना होगा। अब हम डिसाइड करेंगे क्लोजिंग प्राइस कितना होगा। रोकड़ा तो आई गया, पता भी चल गया कितने लोग इंटरेस्टेड है। अब उसको डिवाइड कर आगे निकाल लेंगे कि एक शेयर का प्राइस कितना होगा, जो हमने रेड हियरिंग में नहीं लिखा था, और यही हाईलाइट करना पड़ेगा। आगे देखो, ठीक है, बता दिया है। तो अपॉन क्लोजिंग ऑफ द इशू, द प्रोस्पेक्टस स्टेटिंग टोटल कैपिटल, ठीक है, एंड द क्लोजिंग प्राइस, टोटल कैपिटल एंड द क्लोजिंग प्राइस एंड अदर डिटेल नॉट इंक्लूडेड इन द रेड हियरिंग शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार एंड सेबी। अब ये किसको फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को, सेबी, क्योंकि सेबी आ गया है तो इसका मतलब लिस्टेड सिक्योरिटी होगी, लिस्टेड होगी तो ही सेबी आएगा, नहीं तो सेबी नहीं आएगा। ये बात हो गई, ठीक है, रीड हो गया। अब यहाँ तक तो हम कल रिवीजन कर चुके थे। आज हमें यहाँ से रिवीजन करना है सेक्शन 34 से 40, ठीक है। कोशिश करेंगे पूरा कवर करने की, जल्दी जल्दी सुनते जाओ, ठीक है। अपन सेक्शन वाइज चलते हैं, इसमें पेज नंबर बिल्कुल उल्टे पुल्टे हैं, पेज नंबर निकालते चलना। तो पेज नंबर 3.30 पे आप आइएगा एकदम प्यार से, पेज नंबर 3.30, 34 से कवर करना है, बराबर सुनना। 34 किसका था, क्रिमिनल, याद रखना क्रिमिनल पहले है, ठीक है, और सिविलियन बाद में है, सिविल लायबिलिटी।
क्रिमिनल और सिविल। छोटे छोटे सेक्शन है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते, मेरी तरफ देखो। क्रिमिनल लायबिलिटी का सेक्शन तो ये कहता है कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया और उस प्रोस्पेक्टस से जो भी लोग ऑथोराइज थे, जो भी लोग जुड़े हुए थे प्रोस्पेक्टस से, अगर उन्होंने कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपाया है या गलत इंफॉर्मेशन या फैक्ट बताए हैं, दोनों अलग होता है, एक छुपाना एक गलत बताना, ठीक है। एक होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट, गलत बताना, एक ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स को छुपाना, दोनों कवर है इसमें। तो अगर आपने फैक्ट्स को छुपाए हैं या मटेरियली फैक्ट्स को अल्टर करके बताए हैं, तो दोनों केस में जितने भी लोग जुड़े हुए थे, यानी ऑथोराइज्ड पर्सन, नाम नहीं ले रहा मैं कि डायरेक्टर, जो भी लोग जुड़े हुए थे, सबके ऊपर सेक्शन 447 लगेगा फ्रॉड का। क्या लगेगा? किसका? फ्रॉड का। अब फ्रॉड ही इसी चैप्टर में आगे बता रखा है, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। याद ही है तुम्हें, पेनल्टी करोड़ों में पेनल्टी है, लेकिन एक बंदा 447 से अगर बचना चाहता है तो उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ये मेरे नॉलेज में नहीं थे, और जब ये मेरे नॉलेज में आए तो मैंने एक डिक्लेरेशन फाइल कर दिया था, ठीक है, कि भैया मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने कुछ भी ऐसी बातें नहीं करी है, अब आप जानो आपका काम जाने। ये बातें आप फाइल कर सकते हो और आप अपनी लायबिलिटी से बच सकते हो, ठीक है। पढ़ो। Where a prospectus issue circulated फलाना डिमकड़ा under which untrue or misleading statement was there, so every person who authorized the issue shall be liable under 447। और नीचे आपके लिए वो है डिफेंस है। क्या डिफेंस है? पढ़ो। It is provided that this section shall not apply if a person prove that the statement or omission was immaterial, कि जो चीज हमने छुपाई है वो बहुत इमटेरियल है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, और that he has reasonable ground to believe, या फिर मेरे पास ये रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव थे कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये मिस स्टेटमेंट है, और मैंने जब पता चला तो एक रीजनेबल नोटिस भी दे दिया था कि भैया मैं इस इशू को ऑथोराइज नहीं करता। ये चीजें कहना बहुत आसान है और प्रूफ करना बहुत मुश्किल, क्योंकि जो लोग प्रोस्पेक्टस से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये प्रूफ करने में पसीने आ जाएंगे कि ये चीज प्रोस्पेक्टस में डली है और ये हमारे नॉलेज में। जैसे आज मेरे प्रोमाइसेस में कोई चीज हुई, ठीक है, या मेरे प्रोस्पेक्टस में मैंने जो तुम्हें फॉर्म दिया उसमें कोई बात लिखी हुई है और मैं उसे डिनाई करूं कि मेरे को तो पता ही नहीं था। कैसे पता नहीं था? बहुत मुश्किल है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि हर चीज मेरे निगरानी में हो रही है, हो सकता है उस समय में नहीं था यहाँ पे और वाकई में मुझे पता नहीं था, ठीक है, और कोई अनऑथराइज एक्ट हो गया, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ, डिफेंस अवेलेबल है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, प्रूफ करना पड़ेगा। एक बात इसने बोली मिस स्टेटमेंट अगर मटेरियल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बताया है, एक बार फिर रिपीट करूंगा, अभी एएस में भी बताया, हर वो चीज जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है वो मटेरियल होती है। मटेरियलिटी को अमाउंट से जज नहीं करते, पहले भी बोला है, कोई चीज मटेरियल हो सकती है आपके लिए और कोई चीज आपके लिए मटेरियल ना हो, लेकिन उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि मटेरियल है कि नहीं, ये जनरल परसेप्शन देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें कहा कि भैया मैं तुम्हें इतने महीने में कोर्स कराऊंगा, ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ये टेस्ट होंगे और ये फीस होगी, ये मुद्दे की सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब इसमें कोई एक आध चीज जो इतनी मटेरियल नहीं थी वो मैंने तुम्हें नहीं बताई, जैसे कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं सैटरडे संडे बाहर जा रहा हूँ, तो तुमने कहा कि सर ये भी प्रोस्पेक्ट पहले बताते ना, अगर हमें पता होता आप सैटरडे संडे बाहर जा रहे हो तो मैं तो पढ़ने ही नहीं आता आपसे। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो मैंने तुमसे छुपाई है, जो मुझे तुम्हें बताना जरूरी लगा। तो मटेरियल चीजें बतानी होती है, लेकिन क्या मटेरियल है क्या नहीं है ये डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्ट आपने छुपाया। लेकिन अगर मैं आपसे ये छुपा दूं कि ये सब्जेक्ट के 2 चैप्टर में पढ़ाऊंगा बस और उसके बाद बाकी दूसरा टीचर पढ़ाएगा, तो ये मटेरियल फैक्ट छुपाने जैसा हुआ और उसकी बात की जानकारी आपको देनी चाहिए। ये गलत नहीं है कि 2 में पढ़ाऊंगा, और ऐसी बहुत सारी कोचिंग है जहाँ पे कुछ चैप्टर कुछ टीचर पढ़ाते हैं, कुछ चैप्टर कुछ टीचर पढ़ाते हैं। जैसे शायद मुर्सा सर ने कभी तुम्हें बताया होगा जेके शाह के बारे में। जेके शाह मुंबई की बहुत बड़ी सीए की क्लासेस है, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट कोई टीचर पूरा लेता ही नहीं। मुर्सा सर ने सीए फाइनल कोचिंग वहाँ से करी होगी तो बता रहे थे कि मैंने किसी एक टीचर से पूरा सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं वहाँ पे। 2 चैप्टर वो पढ़ाएगा तो 2 चैप्टर कोई और पढ़ाएगा, 2 चैप्टर कोई, क्योंकि उनके बहुत सारे सेंटर है पूरे मुंबई में, तो वो टीचर 2 चैप्टर यहाँ पढ़ा के 2 वहाँ लेने जाता है, 2 वहाँ लेने जाता है, 2 वहाँ लेने जाता है। तो मेन जो जेके शाह सर है वो एक सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन वो हर सेंटर पे उसके एक चैप्टर लेते हैं, बस अकाउंट्स लेते शायद कुछ। तो अब ये बात बच्चों को बता दी जाती पहले ही, तो ऐसा बच्चा नहीं बोल सकता कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट वही बहुत छुपाई, ठीक है। तो ये बात
इतनी बड़ी नहीं है, अगर बड़ी है तो भी पहले बता ही दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो सिविल लाइबिलिटी की बात करते, थोड़ा बड़ा है। क्रिमिनल लाइबिलिटी एक तरीके से जनरल था, जिसमें किसी का नाम मेंशन, ये स्पेसिफिक है, ये उन्हीं लोगों पे लगेगा जिनका नाम मेंशन है। ये क्या है? स्पेसिफिक। ठीक है, कैसे स्पेसिफिक है देखो, शुरुआत ही कैसे होती है। अच्छा, पहली बात तो देखो वहां सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी क्यों थी? क्योंकि 447 लग गया। 447 में जेल भी है और पैसा भी है, पैसा भी लगेगा, जेल भी लगेगा। ये सिविल लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इसके ऊपर 447 तो नहीं लगेगा, फ्रॉड की धाराएं तो नहीं लगेंगी, लेकिन छोटी मोटी पेनल्टी वगैरह ले दो के छोड़ देंगे तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, जब भी और हो किसी पेनल्टी में, क्या हो? और हो, या किसी पेनल्टी में सिर्फ फाइन हो, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पर आपको अरेस्ट वारंट के साथ ही अरेस्ट करेंगे, बिना उसके अरेस्ट नहीं करेंगे, और अरेस्ट करने के बाद भी आपको बेल मिल सकती है। लेकिन जिस पेनल्टी में इम्प्रिजनमेंट लिखा हुआ है कि 7 साल की जेल या फिर 5 लाख का फाइन एंड 7 साल की जेल, एंड आ गया बीच में और नहीं, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, उसकी बेल भी नहीं होगी और बिना अरेस्ट वारंट के भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। पुलिस वाला आएगा, धरेगा और जेल में पटक देगा। ये बात याद रखना। तो किस पेनल्टी में और है और किस पेनल्टी में एंड है, ये भी थोड़ा याद रखा करो कि कहां और है और कहां एंड है, कहां सिर्फ फाइन है और कहां इम्प्रिजनमेंट है। जहां फाइन भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है और बीच में एंड है, याद रखना वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्या है? उसमें आपकी कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद कोर्ट ही आपको बेल देगा, वकील आके आपकी बेल नहीं करवा सकता। अच्छा, अभी बीच में एक बात उठी थी कि कंपनी लॉ में जितने भी ऑफेंस है सबको बेलेबल कर दो, क्योंकि यहाँ किसी की जान मान मर्डर वर्डर थोड़ी कराए, किसी का खून वून थोड़ी कराए, इतने बड़े क्राइम थोड़ी है। तो पार्लियामेंट में बात उठी थी अभी कि कंपनीज एक्ट के सारे ऑफेंस को आप बेलेबल कर दो, इसमें से आप नॉन बेलेबल ऑफेंस हटा दो, हर पेनल्टी में या तो और डाल दो या सिर्फ फाइन या जेल, एंड हटा दो बीच में से जहां जहां है। तो कुछ जगह चेंज करा भी सही इन्होंने। ठीक है, कुछ जगह पे चेंज हुआ। अभी आपकी जितनी भी पेनल्टियां मैंने इस साल पढ़ाई है उसमें बहुत सारी जगह पे अमेंडमेंट्स ही है, पेनल्टियों में चेंज हुआ। पढ़ो, वेयर अ पर्सन सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटी ऑन एनी स्टेटमेंट इंक्लूडेड इंक्लूजन ओमिशन इन द प्रोस्पेक्टस, कोई भी स्टेटमेंट आपने इशू किया जो आपने छुपाई है, ओमिट करी है, वही फलाना डिमकड़ा या मिसलीडिंग है, एंड इट कॉज द लॉस और इंजरी, और इससे किसी बंदे को क्या हुआ है? लॉस या इंजरी, छुपाने की वजह से क्या हुआ है बंदे को? तो अब इसमें स्पेसिफिक है, एवरी डायरेक्टर, अंडरलाइन हो ही रहा है, बोल्ड हो रहा है, एवरी डायरेक्टर, सेकेंड ऑथोराइज पर्सन, थर्ड प्रोमोटर, फोर्थ अ पर्सन हु ऑथोराइज द इशू, ऑथोराइज में आई गया ये तो, और एक्सपर्ट, जो भी एक्सपर्ट थे वो, शैल विदाउट प्रीजुडाइज टू द पेनल्टी लायबल अंडर 36 में तो मैं बाद में बात करूंगा। अभी उधर जो पेनल्टी उसको विदाउट प्रीजुडाइज, उसे हार्म पहुंचाए बिना, विदाउट आईओएस पढ़ा है हमने, विदाउट बिना हार्म, 36 को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उसके बिना लायबल टू कंपनसेट एवरी पर्सन, हर पर्सन को आप कंपनसेट करोगे हु हैज सस्टेन एनी लॉस और इंजरी। तो 34 में तो सरकार को दिए आपने पैसे, और 35 में आपने उस बंदे को दिए जिसको लॉस या इंजरी क्या हुई? लॉस इंजरी। इसीलिए इसका नाम ही क्या दिया गया है? सिविल लाइबिलिटी। तो जिस सिविलियन को लॉस हुआ है आपके प्रोस्पेक्टस के फेथ पे, जिसने शेयर खरीदे थे आपके प्रोस्पेक्टस के फेथ, जब मैंने ओरिजिनली ये सेक्शन पढ़ा था तब भी बहुत फोकस देके ये बात बोली थी, फिर बोलूंगा कि जिन्होंने प्रोस्पेक्टस के फेथ पे शेयर खरीदे हो ये उन्हीं के लिए है, जिन्होंने शेयर मार्केट से खरीदे हो उनके लिए सेक्शन। तो अगर मैंने शेयर मार्केट से अडानी का शेयर खरीदा और कल अडानी की कंपनी में कोई मिस स्टेटमेंट पाए गए, कोई मिस एलोकेशन ऑफ एसेट्स पाए गए, कुछ ऐसी बातें पाई गई जो उन्होंने प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखी थी शेयर इशू करते वक्त, और वो शेयर आज मेरे पास है, शेयर का मार्केट प्राइस गिर गया और मुझे नुकसान हुआ, तो मैं अडानी से 1 रुपया भी क्लेम नहीं कर पाऊंगा इस सेक्शन की वजह से। तो क्योंकि मैंने प्रोस्पेक्टस के फेथ पे शेयर, मैंने तो शेयर मार्केट से किसी और पर्सन से, ये सेक्शन याद रख लो। फिर बोल रहा हूँ, कब लगता है? जब आप शेयर्स किससे खरीदते हो? प्रोस्पेक्टस के फेथ पे, जब आप शेयर। वेरी गुड। तो किन किन लोगों पे लगेगा है? सुनो इधर, डायरेक्टर, प्रमोटर
ऑथराइज्ड पर्सन एक्सपर्ट, लेकिन एक्सपर्ट के लिए एक्सेप्शन है। एक्सपर्ट के लिए क्या है? कुछ कुछ जगह पे ये एक्सपर्ट पे नहीं लगेगा। याद होंगे आपको, जल्दी बोलो अगर किसी को याद हो, बोल एक्सपर्ट पे कब नहीं लगेगा? सिंपल पॉइंट है बिल्कुल। उधर जो पढ़ाया था उसको एक तो वो ये प्रूफ कर दे कि जो उसने डेटा दिया था, ठीक है, उसमें कोई तरह का मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। अगर और उसे प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त इसकी जानकारी नहीं, और इनफैक्ट जब उसे जानकारी हुई तो उसने हाथों हाथ अपनी कंसेंट वापस ले ली। ये डिफेंस एक्सपर्ट के पास अवेलेबल है। डिफेंस चाहे तो ये बोल सकता है कि भैया, अरे एक्सपर्ट चाहे तो ये डिफेंस दे सकता है, ये अवेलेबल है उसके पास कि भैया मैंने तो कंसेंट दी नहीं थी, और दी भी थी तो जब मुझे मिस स्टेटमेंट का पता चला तो मैंने अपनी कंसेंट वापस ले ली, या फिर जो भी मिस स्टेटमेंट इसमें दिया गया है वो मेरी नॉलेज के बाहर। मैंने तो ये स्टेटमेंट बना के दिया था, इसमें कुछ खराबी हो तो बताओ। अब इनकी इसमें खराबी, इसमें खराबी है, मेरे स्टेटमेंट में थोड़ी खराबी है। मैंने तो वो स्टेटमेंट, इन्होंने मुझे डेटा दिया, वो डेटा पे मैंने अपना एनालिसिस बना दिया। अब इनका डेटा गलत निकला तो इनकी गलती है, डेटा से मेरा बनाया गया एक्सपर्ट स्टेटमेंट थोड़ी गलत है, मेरा एक्सपर्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने डेटा ही गलत दिया हो, कोई चीजें मुझसे छुपाई हो, इन्होंने तो ये बात मुझसे भी छुपाई थी। ठीक है, अब मैं एक एक्सपर्ट का काम इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं होता। देखो एक बात याद रखना, आप सबकी गिनती भी आने वाले समय में एक्सपर्ट में होने वाली है। बहुत सारी चीजों के स्टेटमेंट आपके पास बनने को आएंगे, तो बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट मेरा काम नहीं है मैं उसकी यहाँ जाके पूरी छानबीन करूँ, जांच पड़ताल करूँ, मेरा ये थोड़ी काम है यार। वो जो डेटा देगा मैं उसके ऊपर एक एनालिसिस स्टेटमेंट बना के दे दूंगा। अब मैं उसके अंदर तेपाई करने थोड़ी जाऊंगा कि ये सही है गलत है। हाँ, ऑडिट थोड़ी कर रहा हूँ मैं, एक्सपर्ट स्टेटमेंट ही तो बना के दे रहा हूँ। और ऑडिट में भी तुम लोग पढ़ोगे कि ऑडिट में भी मेरा काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का, ऑडिट भी अलग चीज है, इन्वेस्टिगेशन तो सरकार करती है। चलो, एक्सेप्शन, नो पर्सन लाइबल, कोई भी बंदा लाइबल नहीं है इफ ही हैव कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर एंड ही विथड्रॉ हिज कंसेंट। अब ये डिफेंस किसके लिए है? डायरेक्टर का। कि अगर डायरेक्टर ये बोले कि मेरी कंसेंट नहीं थी और मैंने अपनी कंसेंट क्या कर ली थी? विथड्रॉ कर ली। ये देखो, ये बहुत आसान चीजें हैं, बच के निकलने वाली बातें हैं। फिर बोल रहा हूँ कोर्ट पे प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। सेकेंड, प्रोस्पेक्टस, ये तो इतना सड़ा डिफेंस लगता है मुझे कि प्रोस्पेक्टस इशूड विदाउट माय नॉलेज, कि प्रोस्पेक्टस मेरी नॉलेज के, कैसे प्रूफ करोगे आप ये? डायरेक्टर को पता नहीं था प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है, डायरेक्टर को पता नहीं था उसमें मिस स्टेटमेंट है। जेन्युइन केसेस भी होते हैं, कई बार डायरेक्टर को नहीं पता होता, बट फिर वही बोलूंगा कि इसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि आप बेगुनाह हो, आप निर्दोष हो। प्राइमा फेसी एविडेंस तो आपके अगेंस्ट ही जाएंगे। आपको प्राइमा फेसी के अगेंस्ट में कौन से एविडेंस देने पड़ेंगे? कंक्लूसिव एविडेंस देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? प्रोस्पेक्टस इशूड विदाउट द नॉलेज एंड ऑन बिकमिंग अवेयर ही गेव अ रीजनेबल पब्लिक नोटिस। दो डिफेंस हो गए, एक तो डायरेक्टर ने अपनी कंसेंट वापस ले ली थी, एक प्रोस्पेक्टस में जो मिस स्टेटमेंट था हमें उसकी जानकारी नहीं थी, और जब जानकारी बनी तो हम लोगों ने क्या कर दिया? पब्लिक नोटिस दे दिया कि भैया हमारी नॉलेज के बिना हो रहा है ये प्रोस्पेक्टस इशू। इसमें क्या ये डिफेंस है ना, मेरी बात सुनो, ये डिफेंस एक आध तो डायरेक्टर को मिल जाएगा, सारा बोर्ड ये नहीं ले सकता। एक आध तो डायरेक्टर कह सकता है भैया मैं तो मीटिंग अटेंड करने आता था, मेरे को तो जानकारी नहीं थी, तो वो बच जाएगा। सारे के सारे डायरेक्टर ये कहकर बच नहीं सकते, क्योंकि समवन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि लॉस और इंजरी तो हुई है, और जिसको लॉस और इंजरी हुई है उसको आपको कंपनसेट तो, क्योंकि उसने आपके प्रोस्पेक्टस के फेथ पे पूरी लाइन लिखोगे आप, पूरी लाइन, और पूरी लाइन याद रखोगे। अब लास्ट डिफेंस किसके लिए है? एक्सपर्ट के लिए। तीसरा पॉइंट किसके लिए है? मैं साथ साथ इसे पढ़ता जा रहा हूँ, फिर पूरा बताता हूँ, फिर उसके बाद फिर रीड भी करना ही पड़ता, तो हाथ की हाथ निकल जाए। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, मैं मेन बातें पढ़ता हूँ बस। पहला, एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट मेड बाय एक्सपर्ट, जो मिसलीडिंग एक्सपर्ट ने दिया था, और वैल्यूएशन मेड बाय एक्सपर्ट, इट वाज अ करेक्ट एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ or correct or fair summary of the report of valuation. He has reasonably grounds to believe and did not up to the time of issue of prospectus believe that the person making the statement was competent to make it and the said person has given the consent. मतलब क्या है? ये पूरे लाइन का मतलब क्या है कि मैंने जो अपनी स्टेटमेंट बनाई है ना, वो उस समरी पे बनाई है जो आपने मुझे दी थी, उसके ऊपर मैंने बना दी, और मैं कॉम्पिटेंट पर्सन हूँ एक्सपर्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। मैंने अपनी नॉलेज से जो रिपोर्ट बनाई वो आपके फैक्ट्स के ऊपर आधारित थी,
अब आपके फैक्ट ही गलत निकले, उसमें मिस स्टेटमेंट था, तो मेरी एक्सपर्ट का इसमें कोई रोल नहीं, ठीक है। एंड हैड विड्रॉन, और अगर मैंने जो कंसेंट दी थी, अच्छा ये ना उल्टा करके बता रहा है, मैं इसको डिफेंस की तरह पढ़ा रहा हूँ, ये कैसे बता रहा है वो लाइबल कब है भैया, ठीक है, कि उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं करी थी, और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि उसने अगर अपनी कंसेंट दी भी थी तो उसने अपनी कंसेंट क्या कर ली, विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखो, क्योंकि ऊपर एक्सेप्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, जहां पर आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल, तो दो पॉइंट तो इसमें बिल्कुल सही लिखे कि डायरेक्टर ने अपनी कंसेंट वापस ले ली थी, विड्रॉ कर ली थी, और दूसरा डायरेक्टर की नॉलेज के बिना हुआ है, ठीक है। लेकिन तीसरे पॉइंट को आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ये एक्सपर्ट के लिए है, और एक्सपर्ट की दो बातें याद रखोगे आप, तो क्या, एक तो उसने जो अपनी स्टेटमेंट बनाई है वो उन फैक्ट्स के ऊपर बनाई है जो कंपनी ने उसे प्रोवाइड किया था, और वो उन्हीं फैक्ट्स की ट्रू एंड करेक्ट समरी है, और वो कैपेबल भी था एक्सपर्ट, और उसने अपनी स्टेटमेंट दे दी। अब कल वो स्टेटमेंट गलत निकली क्योंकि फैक्ट्स गलत थे, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं। और दूसरा, उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली थी ये प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले, क्योंकि उसको पता चल गया था कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, तो उसने अपनी कंसेंट पहले ही, तो फिर वो लायबल। कुछ पूछना है? अब अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर आप कोई भी प्रोस्पेक्टस किसी को डिफ्रॉड करने के लिए इशू करते हो, तो जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। हाँ बेटा, पब्लिक में इशू करने से पहले अब देखो, तुम अगर सोचो, इसको ऐसे समझो कि रजिस्ट्रार को देने से पहले ही विड्रॉ कर ली थी, तो फिर दी कहां थी? अगर प्रोसेस को समझिए तो प्रोसेस क्या है कि रजिस्ट्रार में जाती है रिपोर्ट, और विद इन 90 डेज प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू, यही पढ़ा है। तो यहां जाने से पहले तो फिर दी किसको दी? दी किसी को भी नहीं थी फिर तो, ठीक है। तो उनको देने से पहले यहाँ पे यही होगा इसका इंटरप्रिटेशन। तो सिंपल सी बात है कि मैंने रजिस्ट्रार को दिया, अब पब्लिक में इशू करना था, उसके दरमियान कुछ ऐसी चीजें हुई, मुझे लगा इस पर स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहिए था, मुझे कंपनी गलत है, मुझे अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, उसने स्टेटमेंट क्या कर दिया? हाँ, विड्रॉ रजिस्ट्रार के पास जाके किया होगा, इसलिए ऐसे लिखा है। विड्रॉ कहाँ करूंगा मैं? रजिस्ट्रार के पास जाके करूंगा कि मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ, और इस बात का पब्लिक नोटिस दे दो कि मैंने जो स्टेटमेंट लगाया था प्रोस्पेक्टस में, मैंने वो क्या कर लिया है? विड्रॉ कर लिया। उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा। लेकिन तू जो सवाल पूछे उसका आंसर तो यही है कि पब्लिक में जाने से पहले आपने एक्सपर्ट स्टेटमेंट क्या ले लिया हो? वापस ले लिया। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, तीर कमान से निकल गया, उसके बाद तो तुम्हें लगेगा ही सही कि गलती हो गई, क्योंकि गलती तो हुई है। ये कह रहा है कि सर एक बार प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू हो गया और उसमें मिस स्टेटमेंट था, और एक्सपर्ट को लग रहा है कि गलती हो गई, तो वो अपना स्टेटमेंट वापस ले सकता है क्या? तो मेरा जवाब क्या है कि तीर कमान से अब तीर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी डिफेंस अगर हम दे देंगे तो फिर ये एक्सक्यूज तो हर कोई लेगा और इस सेक्शन की रेलेवेंसी खत्म हो जाएगा, क्योंकि गलती तो वाकई में हुई है, तो ही तो ये सेक्शन पढ़ा रहा हूं, और गलती हुई है और अब आप कह रहे हो गलती हो गई, तो अब आपको उसका खामियाजा डिफ्रॉड ये हो गया कि फ्रॉड वाले के अंदर यहाँ पे तो कवर कर ही लिया तुमने, 447 तो लगी गया, उसके साथ साथ ये है कि आपकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। आप बेटा इसको पॉज कर दो एक मिनट। जिशान भैया अब मेरी बात सुनो, इसने एक डाउट पूछा है, ये एक्सेप्शन प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद के है, ये एक्सेप्शन इशू करने के बाद के है, लेकिन ये डिफेंस अवेलेबल कब होगा? जब आपका एक्शन पहले आ गया होगा। दोनों बात में फर्क समझे तू? ये प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, इसमें निकल गई गड़बड़ी, और गड़बड़ी निकलते ही आप पे लग गया 447 या फिर सिविल लायबिलिटी। तो जैसे ही आप पे सेक्शन 34 और 35 इंपोज होगा, तो ये सेक्शन आप पे इंपोज कब होगा? आफ्टर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये तो सबको ही क्लियर है। ये सेक्शन कब लगेगा आप पे? प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद। क्यों लगेगा? क्योंकि उस प्रोस्पेक्टस से किसी को क्या हुआ है? और लॉस और इंजरी एक कागज के टुकड़े से क्यों हो गई? हमें एक कागज से हमें क्यों लॉस हो गया? क्योंकि उसमें पाया गया मटीरियल मिस स्टेटमेंट। क्या पाया गया?
और उसमें पाया गया ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। मैं चाहूंगा आप इस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझो कि क्या हो क्या रहा है ये। तो आपने कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया भाई साहब, उसके अंदर किसी को लॉस इंजरी हो गई, ठीक है, और सरकार को भी बहुत लॉस हो गया, तो सरकार ने 447 दे मारा, उनको कोई लॉस नहीं, बेगाई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जिसको लॉस हुआ उसको आपने दिया 435 में, और सरकार को भी आपने पैसे दिए क्योंकि आपने गलत प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। तो भाई ये सेक्शन लग कब रहा है, आपको डिफेंस कब मिलेगा? प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद, क्योंकि भांडा कब फूटेगा, रायता कब फैलेगा, लॉस कब होगा, तो ये डिफेंस मिलेगा कब? लेकिन इशू होने के बाद आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हो कि ये इशू होने से पहले मैं अपनी कंसेंट विड्रॉ कर चुका था, या मैंने अपनी डायरेक्टरशिप छोड़ दी थी, या जब मुझे पता चला कि इसमें मिस स्टेटमेंट है तो मैंने उस बात का पब्लिक नोटिस दे दिया। अब समझा? तो ये सब करना कब है? इशू होने के बाद। लेकिन जो डिफेंस आप लेना चाहते हो, आपके कोर्स ऑफ एक्शंस इशू होने के पहले ही एग्जीक्यूट हो गए हो। मेक श्योर। समझ गए? ये भी आगे देखो 36, अब छोटे छोटे से और 36 पे आते हैं सेक्शन, और 37 ये भी छोटा है, इसको बोलते हैं हम गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, और इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूसमेंट। मेरी तरफ देखिएगा प्लीज। 36 ये कहता है एनी पर्सन, ये सेक्शन शुरू होता है एनी पर्सन से। एनी पर्सन जो किसी और बंदे को इंड्यूस करता है सिक्योरिटी खरीदने के लिए, इंड्यूस करता है कि वो सिक्योरिटी खरीदे, ऐसी सिक्योरिटी, ठीक है, ऐसी सिक्योरिटी जो एक तरीके से फ्रेडुलेंट मैनर से खरीदने के लिए, सॉरी मैं आपको इंड्यूस कर रहा हूं किसी फ्रेडुलेंट तरीके से कोई सिक्योरिटी खरीदने के लिए, या कोई तरह का लोन दे रहा हूं कोई सिक्योरिटी खरीदने के लिए, या कोई फॉर्जरी वाला ट्रांसफर एग्जीक्यूट करवा रहा हूं, इसके शेयर इसके नाम पे करवा रहा हूं, और मुझे पता है ये शेयर इसके नाम के है ही नहीं और मैं इसके नाम पे दिलवा रहा हूं। इस तरह के कोई भी आड़े टेढ़े उल्टे सुल्टे काम कर रहा हूं ताकि 4 पैसे बना सकूं, तो मेरे पे 36 लग जाएगा। अब ये सेक्शन क्यों लाया गया? जब ये दोनों थे, तो ये दोनों सिर्फ कंपनी डायरेक्टर वगैरह पे लग रहे थे जो प्रोस्पेक्टस से जुड़े हुए थे। यहाँ अभी पूरा पढ़ाते वक्त मैंने ध्यान दिया कि मेरे मुंह से कभी प्रोस्पेक्टस ना निकले, प्रोस्पेक्टस की कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे तो एक नॉर्मल बात हो रही है। कोई भी बंदा हो जो आपको सिक्योरिटी खरीदवा रहा हो, बिकवा रहा हो, लोन दिलवा रहा हो उसके ऊपर, गलत चीज के ऊपर, जबकि वो सिक्योरिटी है ही नहीं, तो ऐसे सब लोगों को धराई में ले लेंगे हम। तो ये एक तरीके से जितना मुझे कंपनी से याद है, मैक्सिमम जगहों पे कंपनी के ऊपर पेनल्टी है या कंपनी से जुड़े हुए लोगों पे पेनल्टी है, बाहरी लोगों पे नहीं है। ये एक सेक्शन है जो बाहरी लोगों पे भी लग गया। मेरी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन किसी कंपनी के शेयर मैंने गलत बिकवा दिए, गलत खरीदवा दिए, गलत तरीके से उस पर लोन दिलवा दिया, तो मेरे पे भी कंपनीज एक्ट लग गया, मेरे पे लग गया सेक्शन 36 ऑफ कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये जो मैंने किया कांड, इसमें कंपनी के शेयर जुड़े हुए थे, तो इसलिए मुझ पे भी लग गया। पढ़ो, एनी पर्सन, अंडरलाइन हो रहा है, बस मैं रीड कर रहा हूं। एनी पर्सन आइदर नोइंगली और रेकलेसली, नोइंगली और रेकलेसली, जानबूझ के, मेक अ स्टेटमेंट, कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जो फॉल्स है, डिसेप्टिव है, मिसलीडिंग है, टू इंड्यूस अनदर पर्सन, किसी अनदर पर्सन को क्या करने के लिए? वश में करने के लिए। क्या करने के लिए? इंड्यूस करने के लिए। क्या इंड्यूस करने के लिए? पहला, टू मेक एन एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग और अंडरराइटिंग द सिक्योरिटी, कि वो क्या करे? सिक्योरिटी खरीदे या उसका अंडरराइटिंग करे। अंडरराइटिंग और खरीदने में फर्क होता है। खरीद रहा हूं तो मैं खरीद रहा हूं, अंडरराइटिंग मतलब मैं खरीद रहा हूं और मैं पब्लिक में इशू करवाऊंगा। आई एम जस्ट अ मीडिएटर, ब्रोकर। नेक्स्ट, या फिर मैं क्या एग्रीमेंट कर रहा हूं? द प्रिटेंडेड पर्पस ऑफ विच टू सिक्योर अ प्रॉफिट फ्रॉम द यील्ड ऑफ सिक्योरिटी, या सिक्योरिटी के फ्लक्चुएशन से फायदा उठाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है सर? फायदा ही तो उठा रहा हूं, प्रॉफिट तो सब कमाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सर एग्रीमेंट ही तो कर रहा हूं सिक्योरिटी खरीदने का, इसमें क्या दिक्कत है? अंडरराइटिंग ही तो कर रहा हूं, इसमें क्या दिक्कत है? एग्रीमेंट टू ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटी, सर क्रेडिट फैसिलिटी तो ले रहा हूं, इसमें क्या दिक्कत है? तो ए, बी और सी में जो लिखा हुआ है उसमें दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर जो हुआ उसमें दिक्कत है। ये सब करा कैसे है मैंने? एक पर्सन ने, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्या किया? वश में किया। क्या किया? चलिए इस सेक्शन का नाम भी इंड्यूसमेंट दिया है मैंने, इंड्यूसमेंट। क्या किया? वश में किया। क्या, कैसे वश में किया? फॉल्स या डिसेप्टिव इंफॉर्मेशन देकर। क्या देकर?
और इसको इंड्यूस क्यों किया? ये 3 कांड करने के लिए, ए बी सी, सिक्योरिटी खरीदवाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए फ्लक्चुएशन से, या क्रेडिट फैसिलिटी ऑब्टेन करवाने के लिए। ठीक है, गलत स्टेटमेंट देखो। तो फिर जिस बंदे ने ये किया है उसके ऊपर 447 लगेगा। क्या लगेगा? सुनो मेरी बात, उसके ऊपर 36 लगेगा। जो ये कहता है कि उस पे 447 लगेगा, मतलब फ्रॉड के सेक्शन लगेंगे। क्या लगेंगे? देखो मेरी तरफ देखो, हर्षद मेहता स्कैम जब हुआ तो उस समय तो ये सेक्शन नहीं था। ठीक है, तो हर्षद मेहता भी यही कर रहा था। ठीक है, हर्षद मेहता, अगर तुमने स्कैम देखी हो, सीरीज देखी हो, तो उसमें एक सीन आता है जिसके अंदर उसका एक दोस्त भी बताया गया है, जो दोस्त हमेशा उसके कहने पर सिक्योरिटीज वगैरह लेता रहता है और वो एकदम से निकल जाता है। फिर उसका सुसाइड का एक सीन आता है, वो इंटेंशनली डाला गया था। जो उसके डायरेक्टर है हंसल मेहता, उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी ये बात कि ऐसे सुसाइड तो बहुत हुए थे, मैंने एक डाला, एक फिक्शन बनाकर उसके दोस्त के जैसा, लेकिन एक्चुअल में कोई उसका दोस्त वोस्त नहीं था। ऐसे उसके साथ जो कलीग या जो लोग होते थे ना, वो उनको इंड्यूस करता था कि ये शेयर ले लो, ठीक है, और उठेगा, और वो उठता भी था। लेकिन जब नहीं उठा और जब पिक्चरें बननी शुरू हुई, ठीक है, लेकिन क्योंकि उस हर्षद मेहता को तो ये चीज पता ही थी कि ये चीजें कभी ना कभी तो सामने आएंगी, क्योंकि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक घटिया कंपनी के शेयर को ऊपर लेके जा रहा हूँ पैसे की पावर से। उस कंपनी में कैपेबिलिटी या एफिशिएंसी थोड़ी ऊपर जाने की। तो जो प्राइस जा चुका था, कंपनी कभी उतना डिलीवर ही नहीं कर पाती अपनी जिंदगी में, है ना। आपने दिखा दिया, जैसे मुन्ना भाई MBBS देखी है तुमने, ठीक है, तो उसमें संजय दत्त जिस तरीके से अगर डॉक्टर की डिग्री दिलवा भी दी, एक दूसरे बंदे को एग्जाम दिलवा दिया, उससे उसने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया, वो कॉलेज में दाखिला भी मिल गया, और कल मान लो उसे डिग्री भी मिल जाती, तो क्या वो इलाज कर पाता? ठीक है, ये सब तो करवाया गया है। तो इसी तरीके से उसने शेयर मार्केट के शेयर्स को जहां पहुंचा दिया था, वहां पहुंचना तो इम्पॉसिबल था। ठीक है, वो तो सारे शेयर ओवर वैल्यूड थे, आज नहीं तो कल वो भिड़ने ही थे, उसको ही पता थी ये बात। ठीक है, लेकिन अब करवा रहा है ये सब। तो उन्हें जिनने के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिनको इंड्यूस किया, बैंकों के साथ क्रेडिट फैसिलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ हर्षद मेहता स्कैम को देखकर सेक्शन डाला गया। तो वो बंदे के ऊपर भी क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? लास्ट इस सीरीज में अब फिर एक अलग सीरीज स्टार्ट होगी, 37 गिफ्ट ऑफ क्या कह रहा है? हाँ, तो ये गिफ्ट ऑफ कंपनीज है, सबको याद ही है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, सिंपल सा है। ये सेक्शन ये कहता है कि पहले क्या होता था, ये जिस सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी इशू करने की वजह से जिसको लॉस हुआ है, वो केस करता था तो उसे उसका कंपनसेशन मिल जाता था। लेकिन उस सेम फ्रॉड की वजह से बहुत सारे लोगों को लॉस होता था, लेकिन वो केस नहीं कर पाते थे, तो उनको नहीं मिलता था। तो गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि ये परमिट करता है कि अगर सेम तरह का फ्रॉड हुआ है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ, तो सबको अलग अलग केस करने की जरूरत नहीं है। एक जना केस करे और अगर वो केस जीत जाता है तो सबको क्लेम मिलेगा। कंपनी अगर लॉस और इंजरी प्रोवाइड करेगी, इंजरी लॉस और इंजरी के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी, तो वो एक को नहीं सबको करेगी जिनका नाम उस क्लास एक्शन में लिया गया। इस तरह की सुविधा हमारे संविधान में और भी जगह पे दे रखी है जहां PIL फाइल कर सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आप फाइल कर सकते हो कि इसमें भाई बहुत सारे लोगों का इस तरीके से नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी मैं बहुत बड़ा समाज सेवक हूं, तो मैं अभी केस फाइल कर रहा हूं ताकि लोगों को इंसाफ मिले और आप सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा दें। लेकिन ऐसी कोई सुविधा कंपनीज एक्ट में अवेलेबल नहीं थी, तो कंपनीज एक्ट में अलग से ये सेक्शन डालकर दे दिया गया, इसको नाम दिया गया गिफ्ट ऑफ कंपनीज। ठीक है, देखो, क्लास एक्शन सूट is for a group of person filing a suit against a defendant who caused a common harm to the entire group। यहाँ पर एक बंदे ने सबको हार्म पहुंचाया है, तो सबको अलग अलग केस करने की जरूरत नहीं। This is not like a common litigation where one defendant file a case against another defendant where both parties are available. In case of class action, the class of group filing the case need not to be present in the court and can be represented by only one petitioner। यहाँ पर एक ही पिटिशनर केस फाइल करके पूरे ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ गए ना?
ठीक है. So during that time it was felt that it was not viable and cost effective for a small shareholder to file a case individually. Millions of cheated investors during the time formed a large group and filed the case against the company, but since there was no available remedy or law which could actually support this type of litigation, it became tough for the system, tough for those investors to take a rescue from the Indian judicial system. अब जब सत्यम का घोटाला हुआ तो उस समय ऐसी कोई सुविधा अवेलेबल नहीं थी कि सारे लोग मिलकर ग्रुप में एक ही केस फाइल करें और सबको रेमेडी मिल जाए. लेकिन आज ऐसी सुविधा है कि कोई ऐसा स्कैम हुआ तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एक के खिलाफ केस फाइल करना हो तो सबको अलग अलग केस फाइल करने की जरूरत, वो ग्रुप में एक बंदे को पिटिशनर बनाकर केस फाइल कर सकते हैं. अगर वो केस जीत गया तो कंपनसेशन सबको मिलेगा, केक कटेगा, सब में बटेगा. बोलो भाई योगेश चांडा, डाउट था ना? हो गया. अधिकतर मैंने ऐसा देखा है, मैं जब भी तुम्हें डाउट के बाद रोकता हूँ तो भी कुछ पढ़ाता हूँ तो डाउट अपने आप क्लियर हो जाता है. तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मुझे डाउट लेने ही नहीं चाहिए, पूरा पढ़ा तो डाउट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे. 37 तक एक सिमेट्री कंप्लीट हुई. अब कुछ अलग सेक्शनों की बात करेंगे. यहाँ आ जाते हैं. सेक्शन 38 ओमिटेड है. सेक्शन 39 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी क्या है, और सेक्शन 40 सेबी में सिक्योरिटीज की लिस्टिंग एंड अंडरराइटिंग. तो सिक्योरिटीज की लिस्टिंग एंड अंडरराइटिंग कमीशन. और फिर सेक्शन 41 ओमिटेड है. फिर सेक्शन प्राइवेट प्लेसमेंट. जल्दी से इन 3 सेक्शंस की बात करके रिवीजन को समाप्त करते हैं. पहले 39 बहुत सिंपल है. 39 क्या देखो क्लास में गर्मी लगती है यार, लैपटॉप नहीं चल रही है. साइन इधर दे. तो भाई ऐसा है कि 39 तो बड़ा सिंपल है. 39 ये कहता है कि जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटीज इशू करे तो मेक श्योर कि उसका जो एप्लीकेशन मनी है और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, पूरी बात सुनना, एप्लीकेशन मनी है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो विद इन 30 डेज रिसीव हो जाए. कितने दिन में? अगर वो 30 दिन में रिसीव नहीं होता तो नेक्स्ट 15 दिन में जितना भी पैसा रिसीव हुआ है वो कंपनी को रिफंड करना है. अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर सेबी गाइडलाइंस टोटल इशू का 90% है. लेकिन आप अपने आर्टिकल में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन 90% से कम कोई नहीं रखता. क्योंकि अगर आप कम रखते हो तो आप खुद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है आपका, कि आपको भी खुद नहीं लगता कि आपकी सिक्योरिटी की इशू एक अच्छा मैसेज मार्केट में नहीं जाता. ठीक है. अभी जैसे कोई मूवी लगने वाली है और उसके प्रोड्यूसर वगैरह से पूछोगे तो वो स्टार्टिंग में ही ऐसा बोल देगा कि हमने तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ही कम दिए हैं क्योंकि हमें लगता नहीं है थिएटर हाउसफुल जाएंगे. तो हमने तो खुद ही ये रखा है कि अगर हमने आइनॉक्स को शो दिए हैं तो हमने कहा अगर आपके सुबह से रात में इतने शो होते हैं ना तो हमें तो इतनी ही स्क्रीन देना, क्योंकि पिक्चर ज़्यादा चलेगी थोड़ी, तो कोई हाउसफुल भी नहीं जाएंगे. ये तो सड़ी सी पिक्चर है तो कुछ एक लोग भी देखने आ जाए तो आ जाए, तो हम तो ऐसा रख रहे हैं. ये कोई बोलेगा? क्या बोलेंगे वो लोग रिलीज से पहले कि हाउसफुल जाएंगे, टिकट्स नहीं मिलेंगे, ये होंगे वो होंगे. विंडो ड्रेसिंग का जमाना है, अपने आप को बड़ा दिखाओ, लार्जर देन लाइफ दिखाओ, हो या नहीं हो. ठीक है. क्या फर्क पड़ रहा है? तो यहाँ पे क्या करना है हमें, हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर इतना दिखा देंगे कि हम वैसे तो 1 करोड़ इशू कर रहे हैं लेकिन हमारा मिनिमम 70% है, तो 70% भी आ जाएगा तो हम अलॉटमेंट कर देंगे. ऐसा कोई नहीं करेगा. फिर 70 ही आएगा. जैसी नियत वैसी बरकत, माँ में बोलते हैं सब. ठीक है. तो जैसी नियत वैसी बरकत. ठीक है. तो जैसा सोचोगे वैसा ही होगा. ठीक है. अब जैसे कई बार हम लोग घर पे खाना वाना खाने बुलाते हैं. ठीक है. तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि यार 1000 लोगों को हमने दावत दी है. ठीक है. तो अपन ये मान के चलते हैं कि भाई तो अरे इधर देख हम ये मान के चलते हैं कि उससे थोड़े बहुत अपन ज्यादा ही ऑर्डर देते हैं कि कुछ
ऊपर नीचे हो गई तो कुछ कम ना पड़े मतलब खाना, या ऐसा बोलते हैं 1000 में से 700 ही आएंगे, ऐसा तो 700 का ही बना, वो पूरे 1000 आ गए तो प्रूडेंस। तो हमें हमेशा एक्सपेक्टेशन ये लेके चलनी होती है कि ज्यादा आएगा। हम ये मान के चलते हैं जितने शेयर हम इशू कर रहे हैं ओवर सब्सक्राइब होगा, ना कि अंडर सब्सक्राइब होगा। हम तो गुड असम्पशन लेके चलते हैं। तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी ने 90 का है तो आप तो 95 लिखो आर्टिकल में, बट जो भी आपका आर्टिकल में मिनिमम सब्सक्रिप्शन है या जो सेबी ने कहा है उतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन में नहीं आता। अब उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन मनी आना चाहिए सिर्फ। जैसे आपने 1 लाख शेयर इशू करे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है, तो 1 लाख का 90% 90,000। अब शेयर 100 रुपए का है तो 100 रुपए पूरे नहीं आने, उसका एप्लीकेशन 30 रुपए है तो सिर्फ 30 रुपए अभी आ जाना चाहिए। तो 90,000 इंटू 30 2,70,000 या 27 लाख रुपए आ जाने। अगर 27 लाख रुपए 30 दिन में आ गए तो इशू सब्सक्राइब डे, अब आप अलॉटमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप अलॉटमेंट। ये सब बातें इस सेक्शन में लिखी हुई है, जल्दी मेरी तरफ देखो। अब अगर 30 दिन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, फिर पूरा बोलूंगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हुआ, क्या 30 दिन में, तो वो 30 दिन एक्सपायर होने के अगले 15 दिन में आपको सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लौटाया तो फिर ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्ट है या तो 12 है, 18 है, 12 है, कितना है, या 15 है, 15% इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा रिफंड करना। कितना परसेंट इंटरेस्ट के साथ, 15%। ये लिखा हुआ है सेक्शन 39 में। अब मेरी बात सुनो, ये तो एक पार्ट हुआ। तो सर अगर पैसा रिसीव कर नहीं हुआ तो रिटर्न करना है, अगर हो गया तो उसके बाद अगर हो गया तो अलॉटमेंट करना है। इसमें 2 बातें लिखी हुई है कि जो भी एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ है उसे 2 ही जगह पे यूज करोगे, या तो सिक्योरिटी को अलॉट करने में या रिफंड करने में। तो जो पैसा आ गया है उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करा दो और उस पैसे की तरफ देखना भी मत, वो पैसा वहां पड़ा रहेगा। उस पैसे में से 2 काम करना। अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन में रिसीव हो जाए, अभी तो क्या 30 दिन में रिसीव होगा तो 30 दिन रुकना पड़ेगा ना, और पैसा धीरे धीरे आता है। किसी ने आया, किसी का आया, पैसा आया, तो अभी उस पैसे को कुछ करना मत, शेड्यूल बैंक में जमा करा देना, और वो पैसे को 30 दिन बाद भी 2 ही जगह पे काम में लेना। 30 दिन बाद भी या तो पैसे को अलॉटमेंट करने के लिए तो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में डाल देना, जैसे अपन शेयर कैपिटल में डालते हैं, तो पैसा शेयर कैपिटल में चला गया तो अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट होने का क्या मतलब होता है अकाउंट्स की भाषा में? अपन पहली एंट्री क्या करते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो करके रुक जाते हैं। अगर आपने डेट्स वगैरह पढ़ी हो तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन के बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, अरे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की एंट्री उस दिन में कभी मत करना। वो एंट्री अलॉटमेंट जब ड्यू करते तब होता है। लॉजिक यही तो है उसका कि जब अलॉटमेंट होगा तभी तो मैं एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में डालूंगा। जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता तब तक मैं एप्लीकेशन के पैसे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसीलिए डेट अलग अलग होती है, और जब कभी कोई डेट ऐसी सेम लिख देता था तो मैं नंबर काटता था उसके, क्योंकि बात मैं 12 से बता रहा हूँ कि भाई ये डेट अलग अलग होती है, और ये डेट आपकी एंट्री कभी, अपन 12 में तो इतना डेट्स पे जाते ही नहीं है। फाउंडेशन में हमें ध्यान रखना चाहिए, और अभी भी ध्यान रखना चाहिए कि वो दोनों डेट्स कभी भी एक सेम नहीं होगी। पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, रुक जाओ, अब इंतजार करो अलॉटमेंट होने का। जब अलॉटमेंट होगा तब हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तब क्या करेंगे, और उसी दिन हम अलॉटमेंट ड्यू भी करते हैं, वो एंट्री भी सेम होती है। फिर हम कहते हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो अलॉटमेंट उसी दिन ड्यू होता है और उसी दिन एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो वो पैसा जो आपने शेड्यूल बैंक में डाला है उसे 2 जगह यूज में लेंगे, या तो अलॉटमेंट करने के या रिफंड करने के। और जैसे ही एक बार अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है कि किस बंदे को कितनी सिक्योरिटी इशू करनी है, उसका नाम, एड्रेस, फलाना डिमकड़ा, ये सब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में रजिस्ट्रार को फाइल करना है अलॉटमेंट होने के 30 दिन के अंदर। ये 60 है यहाँ पे, DCA कई जगह पे। एक बार रीड भी कर लेते हैं, पेज नंबर 39, पेज नंबर 26 पे है सेक्शन 39। देखो पहला, इसका पीछे फ्लो चार्ट भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, ठीक है, पढ़ो। नो अलॉटमेंट, मनु से तो नो अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते। अलॉटमेंट अ कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन शेल बी मेड अनलेस, कब कर सकते हो, द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन, अरे अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस इज मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब एंड द सम पेएबल ऑन एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब हो जाए और एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाए। तो मैं इसको पूरा मिला के कैसे बोलता हूँ कि जितना सब्सक्रिप्शन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसका एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाए। क्या बोलेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन मनी
रिसीव हो जाए। अब द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन कितना है, मैंने बताया था एटलीस्ट 5%। कितना है, लेकिन अपन को 5 से कम, वो अपन 5 कहाँ रखते, ज्यादा ही रखते हैं अपन। तो 100 रुपए का शेयर है तो 5 रुपए में क्या होगा, 30-40% तो रखो कम से कम। तो मिनिमम 5% है, मैक्सिमम जो रखना चाहो रखो। मिनिमम कितना है, 5%। तीसरा, इफ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट इज नॉट रिसीव, अगर आपका पैसा रिसीव नहीं हुआ विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, तो इट शैल बी रिफंड इन सच टाइम एंड सच मैनर। मैंने कहा था बहुत बाउला है, ये बोलता है 30 दिन के बाद आपको रिफंड करना है, और आगे बताता है 30 दिन के बाद 15 दिन में रिफंड करना है, और यहाँ ऊपर क्या लिख देता है, सच टाइम एंड सच मैनर। ऐसी तैसी। तो आप तो पूरा पढ़ेंगे कि दैट अमाउंट शैल बी रिटर्न आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज विद इन 15 डेज। पढ़ो पढ़ो। इफ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब, अगर अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ, देन द एप्लीकेशन मनी शैल बी रीपेड विद इन 15 डेज आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू। ठीक है, आपका इशू क्लोज होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर, इफ इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड विद इन 30 डेज। और अगर आपने वो रिटर्न नहीं किया तो नीचे अंडरलाइन कर लो, शैल बी लायबल टू रीपे मनी विद इंटरेस्ट 15%, 15% ब्याज के। अगर आपने पैसा टाइम पे रिटर्न नहीं किया 15 दिन में, तो फिर 15% ब्याज के साथ रिटर्न करना। अगला 4th पॉइंट पे आ जाओ। वेरेवर अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मेक एनी अलॉटमेंट, अगर आप अलॉटमेंट कर देते हो तो इट शेल फाइल विद रजिस्ट्रार और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। तो आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है। अब फिर पागल का बच्चा लिख नहीं रहा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कितने दिन में फाइल करना है, फिर आगे लिखेगा क्या, whenever a company having share capital make allotment shall file within 30 days with the registrar a return of allotment। return of allotment कितने टाइम में फाइल करना है, 30 दिन। बोलो बेटा। हाँ, डिपॉजिट कब मानते हैं अपन, 15 दिन बाद मानते हैं। हाँ, फिर वो डिपॉजिट हो गया एक तरीके से, और आपको पैसा इंटरेस्ट के साथ। अब ये अपन डिपॉजिट मानते ही एक बात है, और ब्याज की रेट किधर से लेनी। अब डिपॉजिट मानने के बाद नहीं, डिपॉजिट में कोई इंटरेस्ट की रेट ही नहीं है। और यहाँ स्पेसिफिक ही है 15, तो 15 ही देना है। और इनफैक्ट आप तो कोशिश करो पैसे ही लौटा दो, 15% ब्याज क्यों दोगे आप फालतू। आगे अब ये डिटेल काट दो, आपको डिटेल लिखनी है उसके अंदर, ये सब फर्जी पॉइंट है, ये आप रीड कर लेना, नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट वाला बताया था मैंने आपको कि आपकी शेयर की जो वैल्यू है उसके लिए आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लगानी चाहिए कि वो शेयर कितने का है। आप जब प्रीमियम पे इशू करते हो तो आप 10 रुपए की चीज 125 में इशू कर रहे हो, तो 125 रुपये सही है कि नहीं है, इसके लिए एक रजिस्टर वैल्यूअर से रिपोर्ट करवानी है आपको। ठीक है, फिर इसमें बात हुई थी अगर आप बोनस शेयर देते हो, राइट इशू देते हो, तो वो बोनस शेयर भी आप जिस रेट पे दे रहे हो उसका भी आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट दो, क्योंकि बोनस शेयर राइट शेयर के अलग से सेक्शन है, तो यहाँ कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन तो ये मेन बात बताता है अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो जाना चाहिए, और अलॉटमेंट का रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। ये मेन बात है जो 39 करता है। आगे आ जाओ, एक फ्लो चार्ट बहुत बढ़िया बना हुआ है, फ्लो चार्ट देखो। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, कितना रिसीव होना चाहिए एप्लीकेशन मनी, 5%। किसका 5%, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा जो आप आर्टिकल में डिसाइड करो, और सेबी ने डिसाइड कर रखा है टोटल इशू का 90%। क्या हो गया, हाँ 90% शेयर्स का है, और ये रुपीस का है। जो 5% है वो किसका है, रुपए का, क्योंकि आपका शेयर का प्राइस किसमें होता है, रुपीस में। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसका है, शेयर्स का, कि कितने शेयर आपने इशू करे उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, ऐसा है। आगे फिर ये फ्लो चार्ट देख लो आप, पेनल्टी देख लो नीचे लास्ट में पेनल्टी। कंपनी शेल लायबल टू पे 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी है, 1 लाख रुपए का फाइन है, विच एवर इज लेस। अब यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट नहीं डाला तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस है, नॉन बेलेबल नहीं, बेलेबल ऑफेंस है। मैंने नॉन हटा दिया बाद में, रुक गया, तो कौन सा ये। आगे देखो बेटा, पॉज करते 1 मिनट। चलो सेक्शन 40 सिक्योरिटीज लिस्टिंग देखो, मेरी तरफ देखो, ये तो छोटा सा ही है। अलॉटमेंट की बात होने के बाद इसकी बात होती है 40। देखो आप अब कोई भी सिक्योरिटी इशू करो तो आपको उसे पहले लिस्टिंग के लिए देना पड़ेगा। किसके लिए देना पड़ेगा,
और प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी 1 और मोर स्टॉक एक्सचेंज, एक या एक से ज्यादा, जितने में भी डालनी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन डालनी है, तो बच्चा इंटरप्रिटेशन निकाले, बस एप्लीकेशन डालनी है ना। और अगर एप्लीकेशन नहीं भी आई तो अपन तो इश्यू कर सकते हैं ना। लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन डालना है और एप्लीकेशन आने के बाद ही आप सिक्योरिटी इशू कर पाओगे, अप्रूवल आने के बाद। अब अगर आपने एप्लीकेशन डाल दी और इशू भी कर दिया, क्योंकि आप श्योर थे अप्रूवल आ ही जाएगा, और अप्रूवल नहीं आया तो आप सिक्योरिटी इशू नहीं कर पाओगे, अलॉटमेंट नहीं कर पाओगे। करते हो तो अलॉटमेंट वॉइड माना जाएगा। इनफैक्ट अगर आप किसी बंदे के साथ ये एग्रीमेंट भी कर लेते हो कि मैं तेरे को शेयर्स दे रहा हूँ, अब लिस्टिंग हो या ना हो, तुम तो मुझे जानता ही है ना भाई, तो मैं तो तेरे को शेयर दे रहा हूँ, तो अपन लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं कि लिस्टिंग हो या ना हो तुम मेरे शेयर खरीदना है ना। ऐसा नहीं एप्लीकेशन देने के बाद आगे पैसे ना दो, लिस्टिंग से तुम्हें क्या लेना देना है, तुम लोग मेरे शेयर ले रहे हो, मुझे जानते हो। तो ऐसे एग्रीमेंट ना ले वॉइड होंगे, भले सामने वाला साइन भी कर दे, इस पर बेचारा नादानी है। क्योंकि अगर तुम उससे साइन करवा लोगे तो तुम हमारे सेक्शन को क्या टेम्परेरी समझ रहे हो। हम कह रहे हैं कोई भी सिक्योरिटी आप इशू करो तो पहले लिस्टिंग कराओ, पब्लिक इशू लाने नहीं देंगे। मतलब हमारा तो यही है कि अब सारी कंपनियां लिस्टेड हो जाए। लिस्टेड का क्या मतलब है भाई, रजिस्टर हो जाए। अब देखो जो पहले हो गया वो हो गया, लेकिन अब नए काम में तो हम यही चाहेंगे ना कि जब अब इतना अच्छा सिस्टम है हमारा स्टॉक एक्सचेंज बढ़िया हो गया है, हमारा मनी मार्केट कैपिटल मार्केट दोनों बढ़िया है, बैंकिंग सेक्टर हमारा बहुत बढ़िया हो गया है, तो हम तो 2 स्टेप आगे की सोचेंगे। अब तो हम क्या सोचेंगे कि जितनी भी शेयर्स आए वो लिस्टेड ही आए, हम अनलिस्टेड को रखेंगे। लिस्टेड मतलब रजिस्टर्ड है, हमारी निगरानी में है सारी चीजें। तो सरकार ये चाहती है कि आप कोई भी शेयर इशू करो भाई, आप हाँ प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी में आए जो करो, प्राइवेट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट अलग है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हो भाई, तो आपको पहले क्या करवानी पड़ेगी, लिस्टिंग करवानी। क्या करवानी पड़ेगी, पढ़ो। एवरी कंपनी मेक पब्लिक ऑफर, बिफोर मेकिंग ऑफर मेक एन एप्लीकेशन टू 1 और मोर स्टॉक एक्सचेंज, ऑब्टेन परमिशन। 1 और मोर स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डाले और क्या ऑब्टेन करे, उसके बाद ही लिस्टिंग हो, और लिस्टिंग होने के बाद ही आप पब्लिक में सिक्योरिटी इशू। अब जब मैं ऐसा कहूं कि पब्लिक में सिक्योरिटी इशू करने की बात हो रही है, तो ऐसा कह दूं कि ये पब्लिक कंपनी पे लग रहा है सर। और कौन करता है पब्लिक में सिक्योरिटी इशू, पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी पे ही लग रहा है। अब वेयर आर प्रोस्पेक्टस स्टेट दैट एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड, सच प्रोस्पेक्टस शैल आल्सो स्टेट द नेम। अब एप्लीकेशन में नाम भी लिखोगे कि किस स्टॉक एक्सचेंज में आपने लिस्टिंग के लिए डाला है। फिर बैंक अकाउंट वाली बात थी, ऑल द मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन के लिए जो भी पैसा आएगा उसे आप यूज नहीं करोगे, पहले ही बता दिया मैंने, 2 जगह पे यूज करोगे, फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट और फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी। पैसा रिफंड करने के लिए या क्या करने के लिए, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, अलॉटमेंट करने के लिए या पैसा रिफंड करने के लिए, ये बात 39 में भी पड़ी और 40 में भी पड़ी, ऐसा क्यों, ठीक है। क्योंकि रिफंड वहां भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कारण अलग होंगी। वहां पे रिफंड इसलिए होगा क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, और यहाँ पे रिफंड इसलिए होगा क्योंकि लिस्टिंग का एप्लीकेशन अप्रूव, लिस्टिंग का, तो दोनों जगह पे पैसा रिफंड करना, और दोनों जगह पे अलॉटमेंट करोगे, लेकिन कंडीशन पूरी होने के, वहां पे अलॉटमेंट करोगे 90% रिसीव होने के बाद, और यहाँ पे अलॉटमेंट करोगे लिस्टिंग होने के बाद। और सबसे बेहतर तो क्या मानता हूं मैं कि पहले लिस्टिंग करवाओ, अप्रूवल आ जाने दो, फिर सिक्योरिटी इशू करो, ज्यादा घाई। अगर दोनों काम आप एक साथ कर दोगे और वहां से अप्रूवल नहीं आया तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट लगेगी। क्या कॉस्ट लगेगी, एक तो आपने प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करा, पैसा बैंक में आया तो बैंक को भी पैसे दिए होंगे, फिर वही पैसा रिफंड भी बैंक करेगी तो बैंक के तो चार्जेस होंगे, फालतू ही लगाया आपने, तो घाई क्यों कर रहे हो। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग डालो, और आजकल लिस्टिंग का प्रोसेस बहुत ईजी कर दिया है सेबी ने। सेबी ने लिस्टिंग का प्रोसेस बहुत इजी कर दिया है, ऑनलाइन है पूरा प्रोसेस, ठीक है। आपकी सारी रिपोर्टें वगैरह वहां डालनी है, लिस्टिंग करवानी है, और उसके बाद आप आजकल देखो, एक बात सुनो मेरी, ऐसी सड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम भी नहीं सुने कभी, लेकिन आप जब शेयर मार्केट खोलोगे ना तो आप दिखेगी आपको। इसमें क्या मतलब है, वो लिस्टेड है। अनलिस्टेड सिक्योरिटी कहाँ दिखती है आजकल, सब लिस्टेड है, सड़ी कंपनियां। तो आजकल तो कोई भी कंपनी खुल रही है तो पहले अपनी सिक्योरिटी क्या करवा रही है, लिस्टेड, अगर उसके दिमाग में है कि वो कभी ना कभी आईपीओ लाएगी। प्राइवेट कंपनी कोई मतलब ही नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो आपस में लोग 200 ज्यादा मेंबर वैसे ही नहीं हो सकते, तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो आगे देखो, डिफॉल्ट आप याद रखना, ठीक है। और एक वो वाली चौथा पॉइंट याद रखना, एनी कंडीशन रिक्वायर और बाइंड द एप्लीकेंट टू वेव द कंप्लायंस इज वॉइड। अगर आप किसी भी एप्लीकेंट को ये बोलते हो
कि आप इस कंडीशन को वेव कर दो, लिस्टिंग हो या ना हो, आप तो हमारे शेयर खरीदना, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। क्या होगा? अब यहाँ से अलग पॉइंट की बात हो जाती है, डिफॉल्ट के बाद छठे पॉइंट से अलग बात होती है कमीशन, जिसमें दो बातें, तो लिस्टिंग की, एक अंडरराइटिंग। मेरी तरफ देखो, अंडरराइटिंग कमीशन। कोई भी कंपनी जब सिक्योरिटी इशू करेगी और वो उसमें किसी अंडरराइटर को अपॉइंट कर रही है अपनी शेयर्स बिकवाने के लिए, तो उसे जो अंडरराइटिंग कमीशन दिया जाएगा वो कितना होगा? शेयर्स के केस में रेट स्पेसिफाई बाय आर्टिकल और 5% विच एवर इज लोअर, और डिवेंचर के केस में शेयर स्पेसिफाइड बाय रेट स्पेसिफाइड बाय आर्टिकल और 2.5%। शेयर्स में 5 है, डिवेंचर में 2.5 है, विच एवर इज, दोनों में से जो भी, समझ गए बराबर? जो अब ये जो रेट की बात हो गई, अब आपने जिस भी अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट की कॉपी, उसको कितनी रेट दिया है, कितने शेयर उसने सब्सक्राइब किए और कितने शेयर उसने खुद खरीदे, सॉरी गलत बोल गया, कितने शेयर उसने सब्सक्राइब करवाए और कितने शेयर उसने खुद खरीदे, ये सारी बातें, पूरी डिटेल आपको आरओसी को इसको फाइल करनी है। देखो द प्रोस्पेक्टस ऑफ ए कंपनी, और प्रोस्पेक्टस में भी आपको डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना है प्रोस्पेक्टस में आपको? कि अंडरराइटर का नाम क्या था, कमीशन कितनी थी, नंबर ऑफ सिक्योरिटी कितनी अंडरराइट करवाई है, और सब्सक्राइब बाय अंडरराइटर या खुद ने उसने खरीद ली है, ये सारी बातें आपको प्रोस्पेक्टस में भी देनी है, और प्रोस्पेक्टस में देनी है तो आरओसी को मिल ही गई है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस कहाँ फाइल होता है पहले? आरओसी को। ठीक है, आगे There shall not be paid any commission, आप कोई कमीशन नहीं दोगे। ये मैंने बताया था तुम्हें कि अगर वो सिक्योरिटी खुद खरीदता है तो उसके लिए आपको कोई कमीशन नहीं देना। और एक ये भी बताया था मैंने कि कमीशन सिर्फ दो जगह से दोगे, एक तो उस शेयर्स के फेस वैल्यू में से या प्रॉफिट में से। कहाँ से दोगे? देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, कमीशन शैल बी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द इशू, मतलब उसके फेस वैल्यू में से और प्रॉफिट, या फिर किस में से दोगे? आप तो एक ही पड़ेगी, कहीं से भी दे दो। ठीक है, अच्छा और भी कोई तरीका हो सकता था क्या कमीशन देने का? जैसे मैं, और भी कोई तरीका हो सकता था क्या? एसपीआर में से दे सकता था अगर अलाउड है तो, और एसपीआर में अंडरराइटिंग कमीशन अलाउड है, अलाउड है। बी स्क्वायर डी, और डी डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट में डिस्काउंट, अंडरराइटिंग कमीशन सब है वो लाइन में, देखना। तो अंडरराइटिंग कमीशन आप एसपीआर में से ले सकते हो। ये समाप्त हुआ यहाँ पे आपका। अब एक सेक्शन और देख लेते हैं पहले, 447 42 के पहले। सुनो, ये यहाँ तक हो गया पूरा। 42 का एक ही वीडियो है, वो आप लोग देख लेना, आपकी ऐप पे ऑलरेडी है, क्योंकि वो 42 ही है सिर्फ, उसमें सिर्फ क्या बता रखा है, जरूरत लगे तो देखना, नहीं तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है, तो उसमें पूरा सेक्शन ही है, उस वीडियो में सिर्फ एक ही सेक्शन है 42, तो आप अच्छे से देख सकते हो आराम से। हम लोग अब 447 रिकॉल करके इसको समाप्त करते हैं। 447 एक बार रिवाइज करते हैं। क्या था 447? फ्रॉड। पहले इसमें फ्रॉड की परिभाषा समझे, क्या समझाई? क्या होता है? देखो फ्रॉड का मतलब होता है, कंपनी के केस में फ्रॉड का क्या मतलब होता है? एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, अब्यूज ऑफ पोजीशन कमिटेड बाय वन पर्सन और एनी अदर पर्सन, ठीक है, विद एन कन्वीनियंस इन मैनर विद एन इंटेंट टू डिसीव और गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर। क्या मतलब क्या होता है भाई? आप कोई भी ऐसा एक्ट करो, कोई भी मटेरियल फैक्ट को छुपाओ, कोई भी मिस स्टेटमेंट डिलीवर करो, जिसमें आपका इरादा क्या है? किसी और पार्टी को ये करके अनफेयर एडवांटेज लेने का। ये सब करके आपका इरादा क्या है? टू ऑब्टेन या अनड्यू, ये फ्रॉड। अब वो एक्ट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है। पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ, एक्ट मतलब कोई काम करना, कमीशन मतलब कोई काम ना करना। तो कुछ काम ना करके भी फ्रॉड किया जा सकता है, करके तो फ्रॉड करते ही, ना करके, जैसे कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुआ और आपसे छुपाया, तो ये भी फ्रॉड है। कोई ऐसी बात जो आपको अफेक्ट कर सकती थी वो आपसे छुपाई, ये भी फ्रॉड है। तो ओमिशन ऑफ फैक्ट और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट भी क्या होता है? फ्रॉड होता है। और एक्ट तो फ्रॉड होता ही है, लेकिन इन सब के पीछे इरादे क्या थे ये सब करने के? टू डिसीव अनदर पार्टी और ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। टू डिसीव अनदर पार्टी और ऑब्टेन, तो ही वो क्या कहलाएगा? एक्ट फ्रॉड का।
और अगर आप ये फ्रॉड करते हो तो ये सेक्शन लगेगा। क्या कहता है सेक्शन, आगे देखो, फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर, तो 50 लाख तक का फाइन है। और एंड भी है। अच्छा, और एंड दोनों कैसे हो सकते हैं? और भी है, एंड भी है। एक एक करके बोलो। हाँ भाई योगेश चांडक। हाँ, ऊपर वाले में और एंड है, ठीक है, तो जनरल बात लिखी हुई है। अगर आपका फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन 10 लाख या 1% से कम है तो आपका फाइन 50 लाख और एंड इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन आप जब जैसे ही सेकंड वाला पॉइंट पढ़ोगे तो लिखा हुआ है फ्रॉड इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 10 लाख, वहां लेस देन 10 लाख है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है एटलीस्ट 10 लाख और 1% व्हिचएवर इज लोअर है, तो मिनिमम फाइन इक्वल टू फ्रॉड और मैक्सिमम फाइन फ्रॉड का 3 टाइम्स एंड मैक्सिमम जेल 6 महीने की या 10 महीने की, मतलब 10 साल की, सॉरी। तो मैक्सिमम मिनिमम 6 महीने की और मैक्सिमम, यहाँ एंड इसलिए लिखा हुआ है कि मिनिमम 6 महीने, तो आपको कम से कम 6 महीने की तो जेल। अगर आपका फ्रॉड का अमाउंट कितना है 10 लाख एटलीस्ट, और अगर 10 लाख से कम है तो ऊपर आपको सिर्फ 50 लाख तक का फाइन लगेगा। अप टू है तो 5 लाख का भी लग सकता है, 5 रुपए का भी लग सकता है, क्योंकि अप टू है। ये वो अप टू वही है जो तुम्हें बेवकूफ बनाता है, अप टू 100% कैशबैक, ठीक है। कोई भी चीज़ का कुछ खरीदो या कुछ करो तो अप टू 100% कैशबैक, अप टू में तो 0.25% भी हो सकता है, और आज तक जिंदगी में कभी उन्होंने कोई चीज़ का 100% कैशबैक नहीं दिया। अप टू वर्ड बहुत खराब होता है, अप टू, ठीक है। तो भैया कितना फाइन है यहाँ पे 50 लाख तक का, और जेल और है एंड है। और होगा कि एंड होगा, ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। यूजुअली 10 लाख से कम का होता है तो और ही होता है, जेल वेल नहीं होती, फाइन लेके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर 10 लाख का भी फाइन है तो फ्रॉड पेनल्टी कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी फ्रॉड के बराबर की, और मैक्सिमम कितनी होगी फ्रॉड के 3 टाइम्स, और जेल मिनिमम कितनी होगी 6 महीने की, और मैक्सिमम कितनी होगी 10। लेकिन अगर जो फ्रॉड है उसमें थर्ड में लिखा हुआ है फ्रॉड एट टू इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, अगर 10 लाख तक का फाइन आ गया, अब एटलीस्ट था तो एटलीस्ट में तो 10 भी आ गया और 10 से ऊपर भी आ गया, और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब साला ऐसा फ्रॉड किया जो जनरल लेवल पे सबको नुकसान पहुंचा रहा है। एक आध दो के साथ करता तो ठीक था, पिक्चर ही बना दी, सबकी पिक्चर बना दी, हर्षद मेहता टाइप है, लोग इन्वॉल्व है उसमें। एक आध दो के साथ नहीं किया, बहुत के साथ किया है, तो फिर उसमें देखो मिनिमम फाइन कितना है फ्रॉड के बराबर का, लेकिन मैक्सिमम कितना है 3 टाइम। लेकिन जेल में फर्क आ जाएगा, मिनिमम जेल कितनी है 3 साल और मैक्सिमम कितनी है 10 साल। बीच में एंड है और है, एंड है तो कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है नॉन बेलेबल है। अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट करने के लिए वारंट लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बिना वारंट के ही धड़ सकते, पुलिस आएगी, गिरेबान पकड़ेगी, जीप में बिठाएगी और लेके चली जाएगी। भाई फ्रॉड समझ में आ गया, पेनल्टियां याद रखना फ्रॉड की बराबर। और क्या आएगा बस फ्रॉड में पेनल्टियां आएंगी 447 में, बोलो। सब्सटीट्यूटेड फॉर 20 लाख बाय कंपनीज एक्ट, हाँ सही कर लो भाई इसको। तो ऊपर जहां 50 लाख लिखा हुआ है ना, उसकी जगह 20 लाख हो गया है। ये अमेंडमेंट्स नीचे बारीक बारीक होते हैं कई जगहों पर, तो थोड़ा सा रीड मान लिया करो इसको, जहाँ लिमिट्स वगैरह चेंज हुई हो कर लिया करो। तो 50 के आगे कितनी हो गई अब? लेकिन भाई देखो मेरी बात सुनो, 20 लाख क्यों करी है? क्योंकि अमाउंट भी 10 लाख से कम था, टर्नओवर का 1% और 10 लाख व्हिचएवर इज लोअर से कम था। टर्नओवर का 1% तो हर बार ही, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, तो मतलब 10 लाख से कम था अमाउंट भी, और पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं थी, तो आपका फाइन कम करके 50 से कितना कर दिया? धन्यवाद। बैठ भाई बैठ, महक चुप हो जा। बच्चों शुरू करते हैं सेक्शन। आज मैं रिवीजन बाद में कराऊंगा, पहले सेक्शन पूरा पढ़ाऊंगा, नहीं तो रह जाएगा ये ऑन है ना। सेक्शन 42 बहुत बड़ा सेक्शन है, और आया तो सीधे 6 या 8 नंबर में ही आएगा, प्रोविजन बहुत सारे इसमें, ठीक है। 42
प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों, हम लोग पहले से स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें सिक्योरिटीज इशू करेंगे, हम पब्लिक में नहीं जाना चाहते। अब अगर वो मान जाते हैं तो हमारी सिक्योरिटी वही ले लेंगे, पैसे भी आ जाएंगे, फंडिंग भी हो गई और हमें पब्लिक के झमेले से भी बच गए। प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा पहले तो, और जितनी भी बातें मैंने प्रोस्पेक्टस के बारे में आगे चैप्टर में बताई वो सारे झोल झमेले से हम बच गए। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं करना और ज्यादा कुछ प्रोविजंस भी नहीं लगेंगे। हालांकि ये सेक्शन बड़ा है, इसमें जो प्रोविजन है वो फॉलो कर लो, बस वो ही इनफ है। लेकिन सेबी की गाइडलाइन, प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड सेक्शंस, वो कुछ भी आप पे एप्लीकेबल नहीं हो। तो इसलिए प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, ये सब 42 में बता दिया गया है। जब इतनी बड़ी चीज को सिर्फ एक ही सेक्शन में बता दी गई है तो सबसेक्शन ज्यादा होने भी बनते थे। हर छोटी छोटी बात सबसेक्शन के माध्यम से कंपनीज एक्ट ने आपको बताने की कोशिश करी है। एक एक करके सुनते जाना। पहले तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी इशू करना। स्मॉल, जब मैं स्मॉल बोल रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब है नंबर स्मॉल है, इन्वेस्टर स्मॉल नहीं है। इन्वेस्टर तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो पैसा आप पब्लिक से लेना चाहते हो वो कुछ चुनिंदा जनों से ही ले लोगे, तो वो चुनिंदा जने कितने बड़े अपने आप में हाथी होंगे। तो स्मॉल से मेरा मतलब है नंबर स्मॉल होंगे, वो बंदा स्मॉल नहीं है, वो तो बहुत पावरफुल बंदा होगा जो आपकी सिक्योरिटी खरीद लेगा। इसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अब इन्होंने कुछ लिमिट वगैरह सेट करी है, उसकी बात करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन ये कहता है, लाइन से सबसेक्शन है 8 या 9, एक एक करके सारी बातें बताता जाऊंगा, फिर रीड करेंगे, मेरी तरफ देखते जाना, बहुत इफेक्टिवली सुनना। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन ये कहता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में जो सिक्योरिटी आप इशू करोगे वो मैक्स टू मैक्स एक बार में 50 लोगों को ही दे सकते हो, और ओवरऑल एग्रीगेट पूरे साल में 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब मैंने पहली बार प्राइवेट प्लेसमेंट दिया तो वो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 50। अब मैंने एक बार और दिया, फिर 50, फिर 50, फिर 50, 4 बार हो गए 50-50, अब टोटल 200 हो गए। अब 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो एग्रीगेट 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक बार में 50 से ज्यादा। ठीक है, ये दोनों को एक साथ लेकर ही पढ़ना है आपको, 50 और 200 का आंकड़ा याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये आपका प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन कहता है। अब इसमें अगर सर ज्यादा हो गए तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर से, तो क्या होगा, तो फिर उसे पब्लिक इशू मान लिया जाएगा, और फिर आपको सिक्योरिटी पब्लिक इशू मान लिया जाएगा। तो पब्लिक इशू में जो सेक्शंस होते हैं प्रोस्पेक्टस के, वो सब आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, और फिर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, सारी मगजमारी वही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कहता है प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन, याद रखना। ठीक है, तो अब ये इतनी बेसिक सी चीज है कि सर अब जब पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा नहीं हो सकते, तो हम उतने से ही लेंगे ना पैसे, हम पागल थोड़ी है, ज्यादा से क्यों लेंगे हम। प्राइवेट प्लेसमेंट अगर 50 लोगों में होगा तो हम 50 को ही देंगे। ठीक है, अब इसमें एक कमाल की बात और ये है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर जिसको दिया जाता है ना, वही लोग सिक्योरिटीज को एक्वायर करेंगे। मतलब यहां राइट रिनाउंस करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक बार मैंने चुन लिया कार्तिक, योगेश, ठीक है, तनिष्क, मोहित, देव, तुम 5 जनों को मैं प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दे रहा हूं, तुम मेरी सिक्योरिटी खरीदो। ठीक है, मैंने ऑफर लेटर भी दे दिया है तुम्हें, एप्लीकेशन पे इतने देने, अलॉटमेंट पे इतने देने, फर्स्ट कॉल पे इतने, सेकंड कॉल पे इतने। यहां इतना मगजमारी होती नहीं है वैसे तो, एप्लीकेशन पे इतने और बाकी सारे अलॉटमेंट पे दे देना 30 दिन बाद, और मैं तुम्हारी सिक्योरिटी अलॉट कर दूंगा, और फिर तुम मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बन गए। ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये 5 जने ही उस ऑफर लेटर के मिलने के बाद सिक्योरिटी एक्वायर कर सकते हैं। ये 5 में से कोई भी अगर एक दूसरे को रिनाउंस करना चाहे तो राइट रिनाउंस। अब योगेश अगर ये बोले सर आप 1 करोड़ रुपए मांग रहे हो, अपने पास 1 करोड़ तो नहीं है, लेकिन सर मैं आपके लिए एक बंदा ला सकता हूं 1 करोड़ का, अभी एट प्रेजेंट मुझे पता हुसैन के पास है 1 करोड़ और वो इन्वेस्टमेंट ढूंढ भी रहा है बढ़िया, ठीक है, तो मैं मिलवा दूंगा आपको, आप बोलो तो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो पैसों से मतलब है, तेरे से हुसैन से थोड़ी मतलब है, हुसैन को बोल। नहीं बोल सकते। तो अब प्रोसेस क्या कहता है कि मुझे वापस इन्वेस्टमेंट के लिए हुसैन के पास जाना पड़ेगा, उसे ऑफर लेटर देना पड़ेगा, और फिर वो उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करेगा। मतलब यहां पे वो तुम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हो वो एप्लीकेबल हो जाएगा कि ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम ऑफर हैज बीन मेड। ये तुम पढ़ते हो स्पेसिफिक ऑफर में, तो ये स्पेसिफिक ऑफर हो गया। यहां जनरल ऑफर, ये जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस तो कोई भी दे सकता है, स्पेसिफिक ऑफर की एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको ऑफर दिया गया है। बाउल्टन वर्सेस जोन्स, ठीक है, वो दिन। अब वापस आ जाओ इधर, ठीक है, याद है
तो बच्चों बाउल्टन वर्सेस जोन, चलो चले उसको रिपीट नहीं करना। तो स्पेसिफिक ऑफर की एक्सेप्टेंस कौन देता था? जिसको ऑफर दिया गया है। तो याद रखना प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर भी क्या है? स्पेसिफिक है। इसकी एक्सेप्टेंस कोई दूसरा जिसको ऑफर दिया है वही देगा। ये एक बात याद रखना। और सुनो, प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ऑब्वियसली ये तो है ही। बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे आप प्राइवेट प्लेसमेंट, एक तो आप प्रोस्पेक्टस वगैरह कुछ भी इशू नहीं करोगे, तो कम से कम एसआर तो पास करो। सारे शेयर होल्डर को बुलाओ, उनको बोलो कि हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए पहले नोटिस दो मेंबर को बुलाने के पहले, ठीक है? नोटिस दो। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं, अभी आपको याद दिलाना मुझे। नोटिस दो, नोटिस में सारे मेंबर आएंगे। नोटिस के अंदर आप डिटेल लिख दो, प्राइवेट प्लेसमेंट की क्यों जरूरत पड़ रही है, कितनी सिक्योरिटी इशू करना चाहते हो, कितना फंड रेस करना चाहते हो, पब्लिक में क्यों नहीं जाना चाहते, प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों कर रहे हो, पब्लिक में क्यों नहीं जाना चाहते, ये सारी बातें उस नोटिस में लिख दो। फिर मेंबर्स आएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, फिर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है? नंबर याद रखना 50-200, 50-200। एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अधिकतर मैंने ये देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में कि प्राइवेट प्लेसमेंट में स्पेशल रेजोल्यूशन इजीली पास हो जाता है। क्यों पास हो जाता है? क्योंकि जिस स्टेज में आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो ना, जितना मैं अभी समझ पाया हूं शेयर मार्केट को, जितना मैं देख रहा हूं, वो बहुत इनिशियल स्टेज होती है, बहुत बाद में नहीं करते हो आप। ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है ना आजकल स्टार्टअप्स का, ये पहले हो जाता है। जैसे आज मेरे पास बहुत बड़े आइडिया है, शार्क टैंक वालों ने पैसे भी दे दिए, लेकिन वो पैसे अभी कम है। अब मैं एकदम से आईपीओ लाऊंगा तो मेरा आईपीओ तो सब्सक्राइब होगा नहीं, तो मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर लेता हूं। 40-50 जने ढूंढ लेता हूं, ले तू देगा थोड़े, तू देगा थोड़े, तुम लोग दोगे, आइडिया मेरे पास बहुत बढ़िया है, अपन कंपनी चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब लोग बॉटल में उतर जाते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर देते हैं। अब जब मैं एसआर पास करूंगा तो मेंबर की मीटिंग बुलाऊंगा, मेंबर है ही नहीं कोई, मैं ही हूं मेजर, 3-4 और होंगे मेरे अलावा, 7 पब्लिक कंपनी होगी तो 7 होंगे, प्राइवेट में 2 होंगे, बस उतने लोग आ जाते हैं और इजीली स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने में जो 75% कंसेंट का लफड़ा आता है, वो कब आता है? जब मेंबर ज्यादा हो। वो कब होते हैं? जब आईपीओ आ चुका हो। और आईपीओ के बाद मैंने किसी कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करते हुए देखा नहीं है ज्यादातर, क्योंकि आईपीओ आने के बाद तो बहुत बढ़िया फंडिंग हो जाती है, उतनी फंडिंग होने के बाद फिर दोबारा जरूरत पड़ती नहीं है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह के नाटक शुरुआत में होते हैं। शुरुआत में कोई 20-50 अच्छे जने ढूंढ लो, जिसको हम हमारी भाषा में एंजल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो वो एंजल बन के हमारी जिंदगी में आते हैं, ठीक है? पैसा दे के चले जाते हैं। और ये लोग ढूंढते भी ऐसे लोगों को है जो बस धरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं कि कब हमें कोई बोले और हम पैसा लगा दे। क्रिकेटर्स को, सुपरस्टार्स को, कुछ पॉलिटिशियंस को भी, कॉर्पोरेट्स में अगर कोई हो, इंडिविजुअल, अच्छा पैसा हो, आइडिया अच्छा होना चाहिए बस। क्योंकि अभी हमारे देश में स्टार्टअप का दौर चल रहा है, गजब के स्टार्टअप, और ये शार्क टैंक वगैरह आने की वजह से तो और जो समझते भी नहीं थे वो भी समझने लग गए सब। हाँ ये होता है, ये होता है, फलाना डिमकड़ा, ठीक है? लेकिन मैंने तुम्हें कल रियलिटी भी बताई इनकी कि बहुत सारे लोग तो अभी तक भी लॉस में ही चल रहे हैं, कुछ प्रॉफिट इनको हुआ नहीं है। चलो एक बात और, ये सारे सबसेक्शन है जो बताता जा रहा हूं, ध्यान रखना। एक बात देखो तो क्या क्या बोला मैंने। एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी इशू की जाती है रादर देन गोइंग पब्लिक नहीं जाते, और स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को ही सिक्योरिटी दे दे। लेकिन स्मॉल नंबर में है, साइज में स्मॉल नहीं है, पैसों में स्मॉल, बहुत बड़े लोग हैं जिनको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं। नंबर 50-200, एग्रीगेट 200, एक बार में 50। फिर तीसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस में सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी। डिटेल याद मत करा करो, अपने हिसाब से लिख दिया करो, है ना? डिटेल क्या याद करें, कुछ तो हम अपने हिसाब से लिख के आएंगे, ठीक है? कि सिक्योरिटी का प्राइस कितना है, प्राइवेट प्लेसमेंट किस किस को दिया है, नाम पता, एड्रेस, प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों कर रहे हो, पब्लिक में क्यों जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, रीजन फीजन, ये सब। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात क्या बताई? हाँ, राइट रेनाउंस नहीं कर सकते। जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दिया है एक्सेप्ट भी वही करेगा, राइट रेनाउंस नहीं कर सकते। और कुछ बताया? यही बताया अभी तक, 4 ही बात बताई। चलो 5वीं लाइन से गिन। हाँ कुछ और हो गया ना, राइट रेनाउंस नहीं कर सकते, 5वां और कुछ। चलो 5वीं बात सुनो, प्राइवेट प्लेसमेंट की जो 50 और 200 की लिमिट है, इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर काउंट नहीं होंगे। ये नाम याद रखना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। कौन? ये नाम याद रखना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIB। QIB वो लोग हैं बेटा
जिसको सेबी ने ये बोल रखा है कि तुम्हें जिधर भी इन्वेस्ट करना हो करो, तुम किसी लिमिट में नहीं आओगे, इनको तुम्हें जितने शेयर देने दो। ये प्राइवेट प्लेसमेंट के दायरे से बाहर है। अब कौन है सर ये QIB? तो ये क्या डेफिनेशन हर बार QIB इधर दे नहीं रखी, इधर तो लिखा हुआ है सेबी ने जो प्रेस्क्राइब करे वो। सेबी समय समय पे QIB को प्रेस्क्राइब करता रहता है कि ये क्वालिफाइड है। कौन होते हैं मैं तुम्हें बताऊं, जिनका काम इन्वेस्टमेंट करना है, और ये अधिकतर वो लोग हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, FII, ठीक है, ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका काम है एक्वायर करना, किसी कंपनी में पैसे लगाना, निवेश करना। वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा तुमने। वॉरेन बफेट एक ज़माने में बहुत रिचेस्ट पर्सन में आते थे, टॉप 2 में, टॉप 3 में। अभी थोड़ा सा उनका नीचे आ गए वो, ठीक है। क्या थे वो? उनका काम देखो, कुछ भी काम नहीं था उनका, इन्वेस्ट करने का काम था। हमारे यहाँ झुनझुनवाला साहब है, ठीक है, क्या काम है इनका? मर गए अब तो, ठीक है। ये लोग होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा ये लोग है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट, मैं बोला इस तरह के लोग जिनका काम है बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करना। इनको RBI ने टैग दे रखा है, भाई तुम QIB हो। अब मेरे को टैग मिल गया, मैं QIB हूं, ठीक है। मैं किसी भी कंपनी में निवेश करूंगा और मैं उसकी लिमिट में काउंट भी नहीं होऊंगा। तो मेरे को तो जितनी सिक्योरिटी तुम्हें देनी हो दो, क्योंकि मेरे को तो टैग लगा हुआ है यहाँ पे, किसका? QIB का। तो QIB को इस लिमिट में काउंट नहीं करना। और कौन QIB है ये अभी हमें नहीं पता, जिसको सेबी समय समय पर QIB का टैग दे। अभी बीच में मैंने पढ़ा था जिसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो $100 मिलियन से ज्यादा हो वो QIB है, ठीक है। तो अब कोई भी बंदा, अब मैं हूं, अगर मेरा $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है अलग अलग कंपनीज में, तो मैं क्या हो गया? QIB हो गया। और QIB हो गया तो मेरे पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनकी अलग लिमिट्स है। वो सेबी अलग उन तरीके से उनसे काम करवाता है, तो उन लोगों को यहाँ पे काउंट नहीं करना, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर जैसे ही आपने उनको दिया तो उनको 30 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस दे देनी है, सॉरी 60 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस दे देनी है। और अगर वो 60 दिन में एक्सेप्टेंस नहीं देते, ठीक है, तो अगले 15 दिन में आप उन्हें पैसे लौटा देना। कौन से पैसे? जो उन्होंने एप्लीकेशन पे भरे थे। आप अलॉटमेंट नहीं करोगे, अब वो जो पैसे वो दे चुके थे एप्लीकेशन पे, वो पैसे भी उनको लौटा देना अगर आपने उनको अलॉटमेंट नहीं किया तो। और कल जो पढ़ाया था अलॉटमेंट में वो सेम बात यहां भी है, 15 दिन में लौटा देना। नहीं लौटाया तो ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। बस वहां कल जो पढ़ाया था वो ब्याज 15% था, आज 12 है। आज ब्याज कितना है? 12 है। हाँ, वो भी एक फर्क है। नहीं, लौटाने के लिए तो 15 ही थे। हाँ, यहाँ 60 है शायद, फिर भी मैं अभी देख लूंगा। 30-60 में मोर थोड़ा कंफ्यूजन है, बात चेंज होता रहता है, 2-3 बार पहले भी चेंज हो चुका है। 30-60 वो देख लेंगे अभी अपन। तो 30 है या 60 है, ठीक है। उसके बाद आपको 15 दिन में लौटाने हैं। कल भी 15 दिन में लौटाने थे, आज भी 15 दिन में लौटाने हैं। कल बस अगर नहीं लौटाए तो 15% ब्याज था, आज अगर नहीं लौटाए तो 12% ब्याज है। कल वाला एक सेक्शन और रिपीटेड है। कल पढ़ाया था कि जो पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव होता है उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करा दो, और उसे सिर्फ 2 ही जगह यूज कर सकते हो। कौन सी 2 जगह? या तो रिफंड कर दो, या तो अगर सिक्योरिटी अलॉट कर रहे हो तो एप्लीकेशन को अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर दो, नहीं तो फिर रिफंड कर दो। बाकी और कई जगह यूज, सेम बात यहां पे भी है। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो तो उसे या तो अलॉटमेंट में यूज करना या फिर रिफंड कर देना, कई और जगह यूज मत करना। ये रिपीटेड है, बस याद रखना। वहां ब्याज 12 था, 15 था, और यहाँ कंपैरिजन में तो हमेशा याद रहेगा आपको 15 और यहाँ 12। सेक्शन भी लाइन से ही चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ पूछा है बेटा? नहीं, जिसको मना करना है मत करो। तो फिर मतलब अगर वो जो जिसको मना करना है ना उसको एप्लीकेशन का पैसा लौटा दो। मतलब तू अगर ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे भी कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है क्या, ऐसा नहीं है। अगर मैंने 50 लोगों से पूछा, 40 लोग लेना चाहते हैं तो 40 को दे दो, 10 लोग नहीं लेना चाहते हैं उनको, मतलब नहीं ले पाए या कुछ भी है, तो उनका एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर दो। कौन? तू लेकर किसी को दे दे, हाँ करे ना, हाँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तुमने मुझे पैसे दे दिए, प्राइवेट प्लेसमेंट पूरा हो गया, शेयर तुम्हारे हो गए। अब वो शेयर अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज में बेच दो किसी को, किसी और को देने हो तो किसी और को, लेकिन वो उस समय नहीं। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ हुआ है, मेरे अंदर तो तुम्हारा नाम आएगा। अब कंपनी कैसी थी, प्राइवेट कंपनी थी, तो तू दे नहीं पाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के मेंबर शेयर ट्रांसफर, पब्लिक कंपनी है तो फिर देखना पड़ेगा लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। लिस्टेड में तुम इजीली स्टॉक एक्सचेंज में बेच दोगे, अनलिस्टेड में फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वो वाला इशू है कि कौन सी कंपनी है ये भी देखना पड़ेगा,
ठीक है, लेकिन अभी जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्टेंस देगा, वो अभी तो राइट किसी को रिनाउंस नहीं कर सकता। एक 6.7वां पॉइंट, आपने प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दिया और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में एक्सेप्टेंस नहीं आई, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, आपने 50 लोग चूज कर लिए, तू 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 उनको दे दिया ऑफर आपने, अब वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो आपने सोचा अब दूसरे 50 दूंगा, ये तो जवाब ही नहीं दे रहे बाउल। अरे मनीष तू लेगा क्या, पूजा, तवलीन, तुम लोगों को दे रहा हूं मैं प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर, नहीं दे सकता। या तो पुराने वाले को विड्रॉ करके, अबेंडन करके कैंसिल करना पड़ेगा, देन ओनली आप नए की तरफ जाओगे, या फिर उनके जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब जब तक एक प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर चल रहा है तब तक दूसरे मुर्गे नहीं ढूंढोगे, या तो उनकी मना आ जाने दो, या फिर वो मना नहीं कर रहे तो आप खुद से ही सब कुछ कैंसिल कर दो और बोल दो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर विड्रॉ हुआ, अबेंडन हुआ। ऐसे दो हाथ में लड्डू नहीं रख सकते, या तो यहां से यहां आ जाएगी, या यहां से आ जाएगी, यहां से आ जाएगी तो इसको दे दूंगा, यहां से आ जाएगी तो इसको दे दूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, जो टाइम आपने ऑफर लेटर में दिया उतने दिन तो रुकना ही पड़ेगा, 30 है या 60 है वो भी देख लूंगा मैं, जितने टाइम आपने दिया है उतना टाइम तो आपको रुकना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग उसको विड्रॉ कर सकते हो। पहले कैसे करोगे, जितना टाइम आपने दिया उतने दिन तो रुकना ही पड़ेगा। इसीलिए तो बोला कि अगर पहले वाला प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ, अबेंडन नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं आई, तो नया प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर नहीं दे सकते। ये 7 पॉइंट अच्छे से याद रखना। इसके बाद फिर सारे फॉर्मेलिटी वाले 2-3 पॉइंट है। फॉर्मेलिटी क्या, चुन्नू इधर देख, जैसे कल बताया था अलॉटमेंट का रिटर्न फाइल करना पड़ता है, पागलों ने यहां पे भी इसका प्राइवेट प्लेसमेंट का भी रिटर्न फाइल, ठीक है। आर्ची बता बेटा क्या लिखूंगा इस रिटर्न में, मैं जैसे मैं रिटर्न फाइल करूंगा आरओसी को, क्या लिखूंगा तेरे हिसाब से, तेज बोल थोड़ा। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए, इशू प्राइस क्या था, प्रीमियम पे दिया कि पार पे दिया, शेयर प्रीमियम पे भी दे सकता हूं, पार पे भी दे सकता हूं, और इन्वेस्टर का ऑक्यूपेशन, नाम तो बोलो पहले, डायरेक्ट ऑक्यूपेशन, सबसे पहले तो इन्वेस्टर का नाम, ठीक है, उसका ऑक्यूपेशन अगर यहां हो तो, कल तो था उधर, तो इस तरीके से ये सारी डिटेल आपको एक रिटर्न में भरकर ये आरओसी को फाइल करनी है। बेसिक सेक्शन ये हर बार आ ही जाता है। ये हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था उसकी कॉपी, वो भी आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी। अब ये सब नहीं किया तो पेनल्टी, ठीक है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया तो उसकी जनरल पेनल्टी है, लेकिन एक मेन पेनल्टी याद रखना तुम, इसमें एक बड़ी पेनल्टी भी है। अगर तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट स्पेसिफाइड नंबर से ज्यादा लोगों को कर दिया तो वो पब्लिक इशू माना जाएगा, और तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लोगों का ही किया लेकिन आपने सेक्शन की कोई भी प्रोविजन को तोड़ा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के अलावा, उसकी तो जनरल पेनल्टी है, लेकिन उसके अलावा कोई भी चीज को तोड़ी तुमने जो हमने बोली है तो तुम्हारे ऊपर भारी पेनल्टी है। जितने का प्राइवेट प्लेसमेंट किया उसका डबल, जैसे अगर 50 करोड़ का ऑफर था तो 100 करोड़ और 2 करोड़, विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो जितने का प्राइवेट प्लेसमेंट है इंटू 2 और 2 करोड़, विच एवर इज, ठीक है, तो थोड़ा कम होगा, ठीक है। मैं फिर भी बहुत ज्यादा है, 2 करोड़ कोई कम थोड़ी होते हैं, ठीक है, जहां से फर्जी चीजें हैं, हाँ मामूली सी बात तो है, लेकिन तुम देखो लग भी किस पे रही है, कुछ उतना बड़ा गुना थोड़ी किया है, पब्लिक इशू थोड़ी ला रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अब ये पेनल्टी से समझ में आता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर का भी पैसा होता है, उसे आप ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, और प्रोविजन है मेन, तो प्रोविजन जो छोटे छोटे हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 42। समझ में आया तुम्हें? कोई डाउट हो तो पूछो, फिर रीड करेंगे, आज यही पढ़ना है बस। 50 250 50 200 50 का बोला वापस, एक बार में जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दूंगा वो 50 लोगों को दूंगा, और एग्रीगेट पूरे साल में 200 है, एग्रीगेट पूरे साल में 200। तो जैसे अभी मैंने एक को 50 का ऑफर दिया, तो फिर मैं दूसरी बार भी 50 का ऑफर दे सकता हूं, तीसरी बार भी दे सकता हूं, चौथी बार भी दे सकता हूं, लेकिन अब 50-50 करके 200 हो गए ना, तो अब एक साल में 200 की लिमिट है। अब और प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो अगले साल रुकना पड़ेगा। और वैसे भी ये कोई बार बार करने की चीज है क्या? ये तो एक ही बार होता है, 2 बार हो जाएगा साल में, ठीक है। कोई ये बार बार आप प्राइवेट प्लेसमेंट रोज ही करे जाओगे क्या? ठीक है, एक ही बार में प्राइवेट प्लेसमेंट अच्छा कर लो
और लोगों से पैसे ले लो और अपनी फंड रिक्वायरमेंट पूरी कर लो। हाँ बेटा पूछ। ये पूरा करके 48 के पैसे आ गए, ये वाला प्राइवेट प्लेसमेंट क्लोज हुआ, अब फिर मांग 2 से मांग, 5 से मांग, 10 से मांग। एक प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर जब तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा ऑफर लेटर जनरेट नहीं होगा। और जिसको ऑफर लेटर दोगे, फिर बोल रहा हूं, एक्सेप्टेंस वही देगा, और ऑफर लेटर भी बढ़िया सजाकर सील करके पूरा पैक करके उसे पहुंचाना है उसके पोस्टल एड्रेस पे। इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी पहुंचा सकते हो, प्राइवेसी रखना। मतलब स्पेसिफिक अमाउंट क्या? सिक्योरिटी का अमाउंट होगा कि एक सिक्योरिटी इतने की है और मैं चाहता हूं तुम इतनी खरीदो, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट है। अब मैंने कहा एक सिक्योरिटी 500 रुपए की, तुम एक खरीद लो 500, तो 500 रुपए के लिए तुम्हारे घर आया था क्या मैं? तो मैं लिख के भेजूंगा कि कम से कम 1 करोड़ सिक्योरिटी खरीदना, एक सिक्योरिटी 500 की है तो 500 करोड़ रुपए मुझे तुमसे चाहिए, ठीक है? तो 100 पे आएगा। चलो एक बार पढ़ते हैं। एक चीज और, तुम्हारे इधर सेक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन इसमें रेफरेंस है तो सुन लो तुम लोग। इसमें ऐसा है कि एक सेक्शन है 180। कौन सा? 180। मैं तुम्हें डे 1 से बोल रहा हूं, आपको 148 तक ही अब तो याद भी हो गया होगा आपको कि आपके कोर्स में कहां तक है? 140 है। लास्ट सेक्शन जो आपको पढ़ाऊंगा वो कौन सा होगा? 148। 148 पे आपकी आईपीसीसी लॉ समाप्त हो जाएगी। तो 180 वो चेक भी कर रही है, तो लास्ट ही पेज चेक कर ले। क्या? हाँ अब यहाँ सुनो, हाँ डिपॉजिट में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2-3 बार रेफरेंस आएगा। यहाँ देख, मैं वहां मत देख, ठीक है? एक्चुअली एक सेक्शन है 180 1C, सीए फाइनल का है, ठीक है? तो ये बोरोइंग पावर्स के बारे में है कि आप बोरोइंग कितनी कर सकते हो। किसके बारे में है? अब उस बोरोइंग पावर के बारे में सेक्शन है। अब आप जो ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, इसमें अगर मान लो आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो लोग इशू करते हैं, जो शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, ठीक है? तो वो तो बोरोइंग में आते हैं एक तरीके से। तो वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दे रहे हो, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में भी आ रहे हैं, तो उस केस में अगर 180 में कोई लिमिट दे रखी है कि इतनी इतनी बोरोइंग करो और इतना इतना प्राइवेट प्लेसमेंट करो, वहां पे भी इसका रेफरेंस है, तो उस लिमिट के दायरे में हो आप, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। याद रखना है वर्ड, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को दे रहे हो और 180 की लिमिट में दे रहे हो। अब 180 क्या है, लिमिट क्या है, ये 4 पेज का सेक्शन है, सीए फाइनल में आएगा। पूरा बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत अच्छे समझा रखा है क्या होता है क्या नहीं होता। अभी उस कोर्स में नहीं है तो उतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन बस इतना याद रखो ये बोरोइंग पावर के ऊपर है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को अगर उतनी लिमिट तुम देते हो और उतने का प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो, उतने तक का, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करना पड़ेगा। किससे काम चल जाएगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। और एक बात याद रखना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से पहले भी बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ता है। पहले बोर्ड का रेजोल्यूशन होता है हर चीज में। बोर्ड ये कहती है कि हमने 40 जने सिलेक्ट करे हैं और हम इन 40 जनों को क्या करेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट। कितने का? 500 करोड़ का। एक एक जना इतने इतने लेगा, ये वो पहले बोर्ड डिसाइड करता है, फिर बोर्ड उसका नोटिस तैयार करेगा मीटिंग का। उस नोटिस में जो बोर्ड रिजोल्यूशन है उसकी भी कॉपी लगेगी, और फिर नोटिस से किसको भेजा जाएगा? शेयर होल्डर को। फिर वो लोग आएंगे मीटिंग में और फिर क्या पास होगा? एसआर। कभी भी मैं एसआर बोलूं ना तो ये याद रखना कि उसके पहले बोर्ड रिजोल्यूशन तो पास हुआ ही होगा। पहले बोर्ड डिसाइड करती है, फिर जाके मेंबर्स की मीटिंग होती है। आ गया हूं मैं। अब एक बार रीड करते हैं, बहुत बड़ा सेक्शन है, ध्यान से देखते जाना। एप्लीकेबिलिटी। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स रेजिंग कैपिटल by issuing securities to relatively small number of selected investors. Small number of इसे बोलते हैं प्राइवेट। ये पब्लिक इशू से डिफरेंट होता है। ओके, ये पब्लिक इशू से, तो पब्लिक इशू में हम पूरी पब्लिक को सिक्योरिटी ऑफर करते हैं, यहां हम सबको ऑफर, सिलेक्टेड नंबर्स को ऑफर करते हैं। किसको? सिलेक्टेड नंबर्स को, ठीक है। अब इसके प्रोविजन पढ़ते हैं एक एक करके। पहला, भाई ये देख तो इसमें दिख रहा है बराबर, एप्लीकेबिलिटी। जब मैं कंपनी बोल रहा हूं तो ये प्राइवेट पब्लिक दोनों पे लगेगा। किस पे लगेगा? और प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट प्लेसमेंट ही करती है, वो तो पब्लिक इशू कर ही नहीं सकती। तो प्राइवेट कंपनी के लिए ये ज्यादातर तो ये, क्योंकि कौन करता है प्राइवेट प्लेसमेंट? देखो
A private placement shall be made only to a selected group of person who have been identified by the board and whose number shall not exceed 50. जो नंबर 50 से ज्यादा और सच अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब. अगर ये 50 को कभी बढ़ा दिया तो 60 कर दिया, 60, 70 कर दिया 70. अभी ईयरली बेसिस पे 200 कर दिया इसको. पहले 50 था, अब एग्रीगेट में कितना कर दिया? 200. ये अंडरलाइन करो. एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड एम्प्लॉय. एम्प्लॉय बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एम्प्लॉय को अगर आप शेयर देते हो तो इसॉप में आ जाता है. किस में आ जाता है? तो इसॉप में आप कितने भी शेयर दो, उसमें कोई लिमिट नहीं है. अब मेरी कंपनी में अगर 1000 एम्प्लॉय है, बहुत साधारण बात है बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो अब मैं 1000 एम्प्लॉय को एक एक शेयर भी दूंगा तो वो तो फिर मेरे 1000 हो गए, 50 से ज्यादा हो गए. तो फिर मैं क्या करूंगा? एम्प्लॉय को ना दूं शेयर. और आप तो बोलते हो एम्प्लॉय को शेयर दो, प्रोत्साहन करो, ने ये करो वो करो, फिर आप उसे प्राइवेट प्लेसमेंट में मान लोगे. वो बोलोगे 50 से ज्यादा मत दो, तो फिर मैं 50 ही एम्प्लॉय को दूंगा. अब मैं तो देना चाहता हूं सबको, तो एम्प्लॉय को रखा ही नहीं इन्होंने. एम्प्लॉय को जितने देने हो दो, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो एम्प्लॉय और एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. आगे, an offer or invitation to subscribe under private placement shall not be made to person more than 200 in the aggregate in a financial. एक फाइनेंशियल ईयर में नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज्यादा एग्रीगेट में नहीं होने चाहिए. समझ गए? सेक्शन में 50 लिखा हुआ है, लेकिन ये रूल्स में 200 लिखकर पूरा क्लैरिफाई कर दिया है. जो चीजें सेक्शन से हट जाती है और बाद में लानी होती है तो वो किसके माध्यम से लाई जाती है? रूल के माध्यम से. क्योंकि कई बार कंपनी वालों को लगता है कि बार बार कहां सेक्शन को अमेंड करें, तो वो नई चीज किस में जोड़ देते हैं? रूल में, ताकि सेक्शन को अमेंड ना करना पड़े. समझे चुन्नू मुन्नू? 50 और 200. आगे आऊं. अब इट इज प्रोवाइडेड एनी ऑफर टू अब ये फालतू लिख रहा है जबरदस्ती. अगर आपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को या एम्प्लॉय को दिया है तो शेल नॉट बी कंसीडर. पागल है क्या? बोल तो दिया वे नहीं आएंगे, तो ये 200 की लिमिट में नहीं आएंगे. बोल तो दिया ऊपर नहीं आएंगे. तो QIB को और एम्प्लॉय को 50 में और 200 में काउंट नहीं करना. इनको रीजन याद रखना क्यों नहीं करना. एम्प्लॉय को क्यों काउंट नहीं करना? क्यों नहीं करना? इसॉप में आ जाएंगे पहली बात. और दूसरी बात, हम एम्प्लॉय को शेयर देने के लिए बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा शेयर्स एम्प्लॉय को दे. एम्प्लॉय को देने कोई बुराई नहीं है. अगर आप लिमिट कर दोगे तो दिक्कत होगी. फिर 50 को एम्प्लॉय को दोगे, वही टॉप लेवल की एम्प्लॉय को दे दोगे बेचारे. मिडिल लेवल और लोअर लेवल एम्प्लॉय को अभी तुम्हें एक बार फाउंडेशन में या कहीं पे पढ़ाया था ना मैंने कि अभी एक कंपनी ने एम्प्लॉय को कार दी थी. उनका कुछ 25 साल पूरा हुआ था, तो सारे एम्प्लॉय को, चपरासी वपरासी सबको, कुछ 10,000 के आसपास कार दी थी उन्होंने. उनको पूरे ग्रुप कंपनी को, होल्डिंग सब्सिडरी मिलाकर जितने भी एम्प्लॉय थे. बहुत उछली थी ये बात कि कार दे रहा है, अल्टो वल्टो कुछ दी थी. चलो आगे. हाँ तो पूछा तो नहीं. इट इज क्लैरिफाइड दैट द रेस्ट्रिक्शन शुड बी रिकन इंडिविजुअली फॉर. अच्छा, ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना 50 की, ये हर सिक्योरिटी के लिए लगेगी. जैसे अभी आपने इक्विटी शेयर दिए हैं तो इक्विटी शेयर, अब जैसे ऐसे नहीं कर सकते कि 50 के अंदर 20 को इक्विटी, 20 को प्रेफरेंस, 10 को डिबेंचर. ऐसे नहीं. एक बार में आप इशू लेकर आ रहे हो तो 50 लाओ या कितने भी लाओ, वो इक्विटी का लाओ, फिर आप प्रेफरेंस का लाओ, फिर आप डिबेंचर्स का लाओ. इंडिविजुअली काउंट होगी है, ऐसे एग्रीगेट करके काउंट. एक बार में आप सब दे दो खिचड़ी बना के, किसी को इक्विटी, किसी को प्रेफरेंस, किसी को डिबेंचर, क्योंकि बात तो सिक्योरिटी की हो रही है और सिक्योरिटी में तो सब आते हैं. तो ये जो लिमिट है वो इंडिविजुअली काउंट की जाएगी. ठीक है. आगे ये बताना भूल गया था मैं आपको, ये सेक्शन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे नहीं लगता. एनबीएफसी पे और हाउसिंग फाइनेंस पे. एनबीएफसी पे तो इसलिए नहीं लगता, इनका काम है पैसों में लेन देन करना, तो इनके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट तो रोज का होगा, और वैसे भी आरबीआई के दायरे में रहकर करते हैं. और हाउसिंग फाइनेंस वालों को भी बहुत फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये भी बार बार प्राइवेट प्लेसमेंट करते रहते हैं. अभी मैं परसों न्यूज में पढ़ रहा था कि जो दमानी है, जिनका ये डी मार्ट है, डी मार्ट के ओनर है ना, राधा कृष्ण दमानी, ऐसा कुछ नाम है. ठीक है. उन्होंने अभी कुछ हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट किया हाउसिंग कंपनी में. किसी हाउसिंग कंपनी को उन्होंने कुछ 1700 करोड़ 1672 करोड़ ऐसे कुछ देकर कुछ 25-30 फ्लैट खरीदे मुंबई में, एक बहुत बड़ी प्राइम लोकेशन पे. अब वो आगे उन्हें बेचेंगे जो भी होगा, तो उन्होंने वो फंडिंग दी उस कंपनी को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, इतने करोड़ की हाईएस्ट फंडिंग है अभी तक हाउसिंग में, ये उसने दी राधा कृष्ण दमानी.
तो इनके ऊपर ये प्राइवेट प्लेसमेंट इनका तो अलग ही चलता है हाउसिंग वालों का, क्योंकि हाउसिंग के लिए हमारे देश में हाउसिंग बैंक है और आरबीआई तो है ही, तो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। और क्यूआईबी और एम्प्लॉय 50 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे, ये याद रखोगे दो चीजें। हाँ कुछ पूछ रहा था। इक्विटी में हाँ नहीं बेटा, डीवीआर की तो अलग चीज हो गई, वो तो वोटिंग राइट से रिलेटेड हो गया। वो वोटिंग राइट अगर डीवीआर इशू किए तो जो डीवीआर का सेक्शन है वो तो लगेगा ही फिर, ठीक है। आगे आते हैं, मैनर ऑफ इशूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एप्लीकेशन। मैनर में क्या है? अ कंपनी मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट इशू अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब whose name and address are recorded by company in such manner as may be prescribed। मैनर तो बताया नहीं, सब एज में भी प्रेस्क्राइब, तो वो एज में भी प्रेस्क्राइब फिर रूल के माध्यम से नीचे बताएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? काटो इसको, पागल हो चुका है ये। क्यूआईबी का मतलब क्या है? ये टिक कर लो। क्यूआईबी मींस एज डिफाइंड बाय सेबी, एज डिफाइंड बाय एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड समय समय पे टाइम टू टाइम से भी अमेंड करता रहता है, ठीक है। जो मैंने बताया है ना वो भी तुम नहीं लिखोगे, क्योंकि वो भी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही चलता है। तो तुम्हें परफेक्ट तो यही है कि क्यूआईबी कौन? जो सेबी ने डिफाइन किया है। क्यूआईबी का टैग या क्यूआईबी का टाइटल समय समय पे सेबी देता रहता है, और एक बार आपको क्यूआईबी का टाइटल मिल गया तो आप 50 और 200 की लिमिट में नहीं आओगे। फिर आपको जितनी सिक्योरिटी किसी भी कंपनी की खरीदनी है, खरीदो खुले सांड की तरह, कोई लिमिट नहीं है। आगे आओ, ये टिक करना इंपॉर्टेंट है। इफ अ कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड, कोई भी कंपनी हो लिस्टेड और अनलिस्टेड, मेक एन ऑफर टू अलॉट और इनवाइट एप्लीकेशन और एंटर इनटू whether the payment have been received or not, इतनी बड़ी बात कर रहा है। अब and the company intend to list or not, the same shall be deemed to be an offer to public and shall accordingly be governed। इसमें मेन बात ऊपर मेरे से कहीं मिस हो गई, ये to more than prescribed number of person ढूंढना पड़ता है पहले तो। अब समझाता हूं, मतलब आपने सिक्योरिटी इशू करी, अब आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड थी या नहीं थी, पेमेंट रिसीव हुई या नहीं हुई, लेकिन आपने जो सिक्योरिटी है वो मोर नंबर को इशू कर दी, 50 से ज्यादा या 200 से, तो आपका इशू पब्लिक इशू माना, ये है मेन बात, ठीक है। अब पढ़ो वापस पढ़ो हिंदी में। एज इफ कंपनी लिस्टेड, कोई भी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी ऑफर देती है, अलॉट करती है एप्लीकेशन या कोई एग्रीमेंट करती है अलॉट करने का, किसको? प्रेस्क्राइब्ड नंबर से ज्यादा लोगों को, तो वेदर द पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, कंपनी लिस्टिंग करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती, इंडिया में है या बाहर है, द सेम शेल डीम टू बी एन पब्लिक ऑफर, वो पब्लिक ऑफर माना। आप अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखते, इतना लंबा तो नहीं याद रहेगा, ठीक है, कि इफ द ऑफर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट इज मेड टू मोर नंबर ऑफ मेंबर्स देन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, then the offer shall be deemed as public offer. It is irrespective of the fact whether the securities are listed or not and the payment for such security is received or not. हो गया कवर? और थोड़ी और कवर कर लेना, ठीक है। listed or not in India, ये भी चिपका देना, ठीक है। मेन बात याद रखना, मेन टिक क्या करोगे? more than prescribed number deemed to be public offer, फिर पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, याद रहेगा हमें। मोर देन प्रेस्क्राइब नंबर डीम टू बी पब्लिक ऑफर। ये वीडियोस ज्यादातर तो मैं आपके लिए बना रहा हूं, बुक आए ना तो वापस देखना, टाइम भी खूब सारा है, क्योंकि मार्किंग रह गई है, हमारी मार्किंग रह गई है, चैप्टर तो होते जा रहे हैं, एक एक दिन में एक दिन दो दो तीन निपटाते जाना, रिवीजन का रिवीजन, मार्किंग की मार्किंग, लर्न का लर्न, खूब टाइम है, पढ़ते रहना, दो तीन बार पढ़ सकते हो, बेनिफिट उठाना इसका। फाउंडेशन में भी उठाया था, इस बार तो और ज़्यादा उठाना, फाउंडेशन से 3 गुना ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। कर वहाँ 3-1 महीने मिले थे तो फेब्रवरी से पढ़ रहे हो तुम, जनवरी से, बल्कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 महीने, नवंबर में पेपर होंगे, चीर फाड़ कर देना 10 महीने में, तो समझे प्राची? चलो
टाइम पास और क्या। इन्होंने तो फाड़ा है सिर्फ, चीर फाड़ तो इनका हो गया। ये अपनी कहानी सुनाएगा तेरे को क्लास के बाद। मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। मेरी एक टांग नकली थी। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू रूल 24 ऑफ सबसेक्शन 42 अ कंपनी, आगे आओ बेटा, अ कंपनी शैल नॉट मेक ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। मना कर देता है मनूस, कंपनी शैल नॉट ऑफर, मत करो, अनलेस, फिर अनलेस करके बोलेगा मेन, अनलेस द प्रपोजल हैव बीन अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर बाय पासिंग स्पेशल। जब भी कोई चीज नो से शुरू हो रही होगी उसमें अनलेस जरूर आएगा। नो कंपनी, कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस कर सकती है अगर हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो। ठीक है, आप स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस देंगे, नोटिस में क्या लिखेंगे, मैं नहीं पढ़ रहा यार, ये तुम्हें याद है ना। पर्टिकुलर बता दिया, काइंड ऑफ सिक्योरिटी, जस्टिफिकेशन, नेम एंड एड्रेस, ऑक्यूपेशन नहीं भाई इसमें, नेम एंड एड्रेस और अमाउंट। देखो कैसे पागल है, यहां कम है तो उनसे तो ऑक्यूपेशन पूछा नहीं, और कल वहां पब्लिक ऑफर में इतनी पटेलाई इनको कि जिनको अलॉटमेंट किया था उनको ऑक्यूपेशन भी पूछा। ठीक है, कई कई जगहों पर तो ये लगता है कि चलो आगे बच्चों, ये 180 ये सुनो, अगर आप सेक्शन 180 में अगर आप ये जो ऑफर दे रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट का, ये उन लोगों को दे रहे हो जिनके ऊपर सेक्शन 180 की लिमिट के डज नॉट एक्सीड, लिमिट के बाहर नहीं जा रहे हैं आपके, तो फिर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। ये रहा, रेलेवेंट बोर्ड रेजोल्यूशन वुड बी एडिक्वेट, मतलब फिर आपको एसआर पास नहीं करना। तो ये तो बस अपनी लैंग्वेज में लिख दो, 180 की लिमिट में है तो क्या पास करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन, और 180 की लिमिट को बियॉन्ड कर रहे हैं तो एसआर। अब इतना बड़ा पागल है ये भी लिखेगा एक्सीड द लिमिट, अगर 180 की लिमिट एक्सीड कर रहा है तो फिर तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब ये कहने की बात है, मतलब पहले मेन बताया, एक्सेप्शन बताया, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन बताया जो मेन बन गया। पहले बोला एसआर पास करो, बोला एसआर पास मत करो अगर लिमिट के अंदर है तो, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन ही पास करो, फिर बोला अगर लिमिट के बाहर चले जाते हो तो ये मेन बन गया ना, तो फिर एसआर पास करो। पागल का बच्चा, मेन बात क्या हुई इन सबको मिलाकर, एसआर पास करना है, अगर 180 की लिमिट के बियॉन्ड चले जाते हो तो एसआर पास नहीं करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अभी पहली बार में रोज बोलता हूं, पूरा पढ़ो, बराबर पढ़ो, खूब टाइम है, बाद में टाइम नहीं रहेगा। अब इन चीजों को कंडेंस करते जाना, छोटा करते जाना, ठीक है, जितना हो सके। आगे देखो, एप्लीकेबल फॉर्म, अ प्राइवेट प्लेसमेंट कम एप्लीकेशन फॉर्म, इन द फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म सीरियल नंबर होना चाहिए, एड्रेस सीरियल नंबर, मतलब जैसे अभी मैंने फर्स्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म योगेश को दिया है तो वो 1, फिर हुसैन को दिया है वो 2, फिर कार्तिक को दिया 3, ऐसे सीरियल नंबर होना चाहिए और उनका नाम एड्रेस लिखा हुआ हो, और जिसको ऑफर दिया गया है एक्सेप्टेंस वही देगा। ये बात भी यहां पे लिखी हुई होगी। ये ऑफर आप या तो राइटिंग में दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हो, विद इन 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग द सेम। ठीक है, 30 दिन है भाई, यहां पर आपको जो ऑफर देने का डेट है 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी है। नो पर्सन अदर देन द पर्सन सो एड्रेस इन द प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड टू अप्लाई, कोई दूसरा पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता एक्सेप्ट जिसको ऑफर दिया गया है। जिसको ऑफर दिया गया है वही अप्लाई करेगा। रिकॉर्ड रखना है इसका, छोड़ो इसको भी। टाइम लिमिट, अकॉर्डिंग टू रूल कंपनी शेल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ओनली आफ्टर द रिलेवेंट स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन हैज बीन फाइल्ड। मतलब आप प्राइवेट प्लेसमेंट तभी कर सकते हो जब आपने एसआर या बीआर पास कर दिया है और वो आरओसी को फाइल कर दिया है। आगे मैनर, every identified person willing to subscribe issue shall apply in the private placement an application issued to such person along with application money paid by check और demand draft। इसका पेमेंट आप या तो बैंकिंग चैनल से करोगे, कैश से। ये कहने की बात है, कंपनी कोई ट्रांजैक्शन कैश में करती है तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट का जो भी पैसा दोगे वो किससे दोगे, बैंकिंग चैनल से, कैश से। कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज द मनी, आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बोला था कर सकते हो 2 जगह पर, वो आगे आएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, समथिंग दैट अ पेमेंट मेड फॉर सब्सक्रिप्शन शैल बी मेड फ्रॉम द बैंक, नो 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 शैल बी कीप इन द, ये
उन पैसे को आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा और उन पैसे को यूज का कर सकते हो। ये आगे आएगा, कहाँ गया, ये रहा, फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अलॉटमेंट, या तो अलॉटमेंट करने के लिए या रीपेमेंट ऑफ मनी। अगर आप अलॉट नहीं कर पाए तो रीपेमेंट करने के लिए। ये यहां लिखा हुआ है तो उधर से हटा देना। लिमिट, नो फ्रेश ऑफर शैल बी मेड इफ द अर्लियर ऑफर हैज बीन कंप्लीटेड। ये भी बता दिया, जब तक पुराना वाला ऑफर कंप्लीट नहीं होगा, विड्रॉ नहीं होगा, अबेंडन नहीं होगा, तब तक नया ऑफर नहीं दोगे। छठा, टाइम लिमिट, कंपनी, ये 60 है भाई, सही बोल रहा था मैं। अ कंपनी मेकिंग एन ऑफर शेयर अलॉट सिक्योरिटी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। आपका एप्लीकेशन का पैसा आएगा, उसके 60 दिन में मैं क्या कर दूंगा, अलॉट। अगर मैं 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं कर पाया तो अगले 15 दिन में रिटर्न, और अगले 15 दिन में रिटर्न नहीं कर पाया तो 12% ब्याज। ये भी यहां लिखा हुआ है। विद इन 15 डेज, अंडरलाइन करो, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60, एंड इफ कंपनी फेल टू पे within 15 days shall be liable to pay interest at the rate of 12%। कल 15 था, यहाँ पे 12 है। और जब तक पैसा शेड्यूल बैंक में पड़ा रहेगा, दो जगह यूज आएगा, या तो अलॉटमेंट करने के लिए या रिफंड करने के लिए। ये एक चीज बताना भूल गया था आपको, प्राइवेट प्लेसमेंट का आप ऐड नहीं दे सकते। फिर वो प्राइवेट कैसे हुआ? तो प्राइवेट प्लेसमेंट का आप अखबार में प्रचार, आओ आओ हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट खरीदो। एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं जिसको ऑफर दिया है उसके अलावा कोई दूसरा भी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बनाकर साइन वाइन करके पूरा उसके पोस्टल एड्रेस पे भेजना है, या राइटिंग में उसे देना है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो फिर सबको क्यों देना? तो इसका कोई आप प्रचार, नो कंपनी इशूइंग सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन शैल रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टीजमेंट, और कोई मीडिया या मार्केटिंग चैनल का यूज। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई बड़ी हस्ती किसी कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करती है तो वो बात मीडिया में आई जाती है, लेकिन वो कंपनी नहीं कर रही है। आज कुछ अगर, जैसे कि अगर सपोज करो कि मैं कुछ क्रिकेटर्स को फॉलो करता हूं, तो उनके बारे में अगर वो किसी कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट में लगाते हैं पैसा, तो पता चल, जैसे उस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि MS धोनी ने लगाया था एक कंपनी में अभी, ठीक है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट, ठीक है। और फिर युवराज सिंह लगाता है अभी बहुत सारे स्टार्टअप में, विराट कोहली लगा रखा है, वो रैग वाली कॉफी वॉफी आती है उसमें, पूमा के साथ भी उसकी पेड पार्टनरशिप है। तो अगर ये लोग करते हैं तो पता तो चल जाता है, लेकिन आपको इसका प्रचार नहीं करना है। आपको नहीं बताना कि हम आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, लो आओ आओ। जिसको देना है प्राइवेट प्लेसमेंट में उसको दे दो एप्लीकेशन फॉर्म, उसे लेना होगा, वो ले लेगा आपकी सिक्योरिटी। ये टाइम पास। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है, क्या लिखेंगे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में? नेम, एड्रेस, पेन। अगर डिफॉल्ट किया, अगर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया तो 1000 पर डे का फाइन है। 1000, ये तो जनरल है, ये याद रखो मेन। तो इफ अ कंपनी मेक एन ऑफर एक्सेप्ट मनी, ठीक है, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 42, अगर आपने 42 का कॉन्ट्रावेंशन किया, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की बात नहीं कर रहा, उधर तो जनरल पेनल्टी है, रिटर्न ही तो फाइल नहीं किया, 1000 रुपए पर डे। लेकिन उसके अलावा कोई जनरल जितने भी प्रोविजन ऊपर से लेके नीचे तक पड़ा है, SR पास नहीं किया, 50 से ज्यादा को कर दिया, अच्छा 50 से ज्यादा को कर दिया तो पब्लिक इश्यू मान लेंगे, वो बात ऊपर बता दी, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रावेंशन तो हुआ ना, 50 से ज्यादा को किया तो ये कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है। SR पास नहीं किया, ये कॉन्ट्रावेंशन। नोटिस के अंदर जो चीजें लिखनी थी वो नहीं लिखी, ये कॉन्ट्रावेंशन। और इतनी सारी चीजें बताई मैंने आपको, इन सब में कहीं पे भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो पेनल्टी देखो, ये पेनल्टी याद रखोगे आप। कंपनी एंड प्रमोटर एंड डायरेक्टर लाइबल फॉर अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू अमाउंट रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर, एंड कंपनी शेयर ऑल्सो रिफंड दैट मनी विद इंटरेस्ट। ये तो बता ही दिया मैंने, मतलब वो जो पैसा आया है प्राइवेट प्लेसमेंट का, कोई सोचे चलो इसका डबल देना है ना, तो ये वाला ये दे दो, और डबल तो इसके और निकाल के दे दो, और तुम्हारे पप्पा का नहीं है वो तो रिफंड करना है। तो वो अमाउंट तो सिर्फ एक बेस है कि 10 करोड़ आए तो 10 करोड़ तो रिफंड कर दिए, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट तो माना ही नहीं जाएगा, वो तो रिफंड करना पड़ेगा। वो 10 करोड़ के अलावा 20 करोड़ की क्या लग जाएगी, लेकिन 20 करोड़ और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। डीम्ड ऑफर, इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है, कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन में किया तो डीम टू बी पब्लिक ऑफर, वो पब्लिक ऑफर माना। मतलब अगर आपने 50 से ज्यादा को दे दिया तो वो क्या माना जाएगा, ये काट दो, ये भी बात ऊपर आ गई थी। तो 10 सब सेक्शन पढ़े, बहुत बड़ा सेक्शन था प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ में आया? एक बार तस्बीह कर लेते हैं। 23 पे शुरू किया था, हु में इशू सिक्योरिटी, 4 ओमिटेड, 5 डीम्ड प्रोस्पेक्टस, 6 प्रोस्पेक्टस, 26 क्या था, प्रोस्पेक्टस मेन,
27 वेरिएशन, 28 ऑफर फॉर सेल, 29 डीमटेरियलाइजेशन, 30 एडवर्टीजमेंट, 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस, 32 रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, 33 ओमिटेड, बीच में एवरेज प्रोस्पेक्टस भी आता है, ठीक है, हाँ, 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी, 35 सिविल लाइबिलिटी, 36 इंड्यूसमेंट, किसी को इंड्यूस करना, 37 गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, 38 ओमिटेड, 39 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, 40 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना और अंडर राइटिंग कमीशन, 41 ओमिटेड और 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। ये 2 चैप्टर और 42 सेक्शन समाप्त हुए। धन्यवाद।